नमस्कार साथियों। अ, संविधान अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको तथ्य तो पता ही होना चाहिए। आपको तो पता ही होना चाहिए कि आपके संविधान में किन किन देशों के चीज़ों को सम्मानित किया गया है। एक कहानी याद आ रही है मुझे। एक बार क्या हुआ कि फिराक गोरखपुरी साहब बड़े शायर थे, उनको साहित्य अकेडमी से सम्मान मिला। तो उनके आसपास के रहने वाले लोग ने वो सुबह सुबह घर आ गए और घर आने के बाद में बड़ा तारीफ करने लगे। गुलदस्ते उलदस्ते लेकर के आए थे सुबह सुबह। फिराक गोरखपुरी साहब बड़ा देर तक सोते थे, तो वो जब आए वो लोग तो लगे तारीफ करने। तो गोरखपुरी साहब उठे और उठ करके बोले कि ऐसा करो, तुम खड़ा हो जाओ। तो सामने वाला आदमी खड़ा हुआ, बोले मेरे 2 शेर सुनाओ। तो वो शेर सुना नहीं पाया। फिर दूसरे से बोले, तीसरे से बोले, चौथे से बोले, पांचवें से बोले, किसी ने नहीं सुना पाया। बोले क्या सोचते हो मैं बेवकूफ आदमी हूं कि आओगे मेरी तारीफ कर दोगे, जय जय करके चले जाओगे और मैं मान लूंगा? कल होकर के मेरे नाम पे मोहल्ले में कहीं चौराहे पे मेरी मूर्ति लगा दोगे, उस पर कौआ आएगा, बीट करेगा, मैं इसी काम आऊंगा? मैं तब तक आपके अंदर जिंदा हूं जब तक आप मेरे शेरों को नहीं समझ पाते हैं। जिंदा ही कहाँ रह पाऊंगा? इसलिए आप मेरे शेरों को समझिए, फिर मैं जिंदा रहूंगा आपके अंदर। जरूरत क्या है स्मारक बनाने की? तो ठीक वही बात है, संविधान आप में तब तक जिंदा है जब तक आप उसके तथ्यों को नहीं जानते हैं। तथ्यों को जान लेंगे वो आपके अंदर जिंदा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, आप दुनिया को समझने लग जाएंगे। जब तक आप किसी देश में घूमेंगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। 2 बातें हैं, या तो आप इस देश की जनसंख्या में काउंट हुई और चले जाइए, या दूसरा है कि जनसंख्या में काउंट होने के बाद अपनी जिम्मेदारी को समझिए और जिम्मेदारी को समझने के बाद देश को चला के निकालिए। और जब तक आप देश की जिम्मेदारियों को समझेंगे नहीं, आप जिम्मेदार नहीं बन पाएंगे। और जिम्मेदार बनने के लिए जरूरी है कि देश की बेसिक चीजों को जानिए, और संविधान तो उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। जब तक आप संविधान को नहीं जानेंगे तब तक आप ये कैसे जानेंगे कि आपके घर में किसी छोटी जाति का बच्चा, तथा कथित छोटी जाति का बच्चा अगर आता है तो उससे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, उससे प्यार से बात करनी है। ये तब जानेंगे जब संविधान जानेंगे। इसीलिए संविधान के जानने की इस कड़ी में हमने तथ्यों का जो सिलसिला शुरू किया था, उसमें ये एक और वीडियो आ गया है तथ्य का। हम इस तथ्य में ये जानेंगे कि हमने किस जगह से, किस देश के संविधान से क्या क्या अपने संविधान में लिया है, और हम अपने ही देश के अलग कानूनों से कौन सा कानून लिया है। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, इससे क्या क्या लिया था। ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया था, वो यहाँ लिखा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिखा था, वो यहाँ लिया है। आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया है, वो यहाँ लिखा हुआ है। कनाडा के संविधान से क्या लिया था, वो यहाँ लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया था, सामने लिखा हुआ है। वैसे ही जर्मन का वाइमर संविधान और यूएसएसआर का संविधान, जो कि अब तो टूट चुका है, अब तो ये रसिया बन चुका है, लेकिन जिस समय ये यूएसएसआर था उस समय हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था और तब के संविधान में। वैसे ही फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया है, जापान के संविधान से क्या लिया है। आज सुबह की बात बता रहा हूं। आज सुबह मैं जब पुस्तक खोल रहा था तो मैंने देखा कि किस देश के संविधान से क्या लिए गए हैं, इस पे बहुत ज्यादा सवाल पूछे हुए हैं, छोटे छोटे सवाल, और ये वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। इसीलिए मैंने क्या किया है कि इनको 2 तरीके से सेट कराया है। एक तो ये है कि 3 ही पेज में पूरा खबर कर दिया, 1, 2 और 3 स्लाइड में, तीनों स्लाइड में ही सब कुछ दे दिया है। और एक इसको विस्तार से दिया है जो अब हम नीचे समझेंगे। तो अगर रिवीजन करना हो तो इनको स्क्रीनशॉट लेकर के मोबाइल में रख लीजिए और देखते रहिए, 3 बार 4 बार देख लीजिए, या फिर वीडियो ऐसे ही छोटी बनेगी तो इसको यहीं से देख लीजिए। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कि किससे कहां से क्या लिया था। सबसे पहले लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत बड़ा है और लगभग 200 कानूनों को हमने सीधे सीधे रख लिया था अपने संविधान में, जिसमें संघीय तंत्र है। संघीय तंत्र का मतलब क्या है? फेडरल तंत्र है। फेडरल वही जो हर देश में संघीय होता है। संघीय का मतलब होता है कि केंद्र का अलग मामला चलेगा, राज्य का अलग मामला चलेगा। केंद्र का शासन अपना होगा, राज्य का शासन अपना होगा, और सबके अपने अपने हक बटे होंगे जो संविधान में बटे होंगे। भारत ने फेडरल सिस्टम नहीं लिया है, भारत ने यूनियन सिस्टम लिया है। यूनियन सिस्टम और फेडरल सिस्टम में बस अंतर इतना सा है कि फेडरल सिस्टम में अलग होने का अधिकार है, जबकि यूनियन सिस्टम में अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए भारत का अगर कोई राज्य कितना भी चिख मचा ले वो अलग नहीं हो सकता है, लेकिन अमेरिका का कोई राज्य वो चाहे तो वो अलग हो सकता है। दूसरा, राज्य का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय भी हमने वहीं से लिया है क्योंकि गवर्नर जैसा मामला उसी में था। तीसरा, न्यायपालिका,
चौथा लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग 1919 में आया था, पता ही है आपको। इसकी आपको बताना है कि इसकी उम्र कब कब बढ़ी है और कब कब घटी है, शुरू से लेकर के अब तक। इस भारत और ब्रिटेन के बीच में जब लोक सेवा आयोग शुरू हुआ, उसमें कब इसकी उम्र कब बढ़ी, कब घटी, फिर कब बढ़ी, फिर कब घटी। दूसरा आपातकालीन उपबंध हमने वहीं से लिया है। प्रशासनिक विवरण भारत शासन अधिनियम से लिया है। और 205 अनुच्छेद जो हम आपको पहले ही बता चुके थे 200 के आसपास में। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान देखिए, ब्रिटेन हमारा, आप माने या ना माने, ब्रिटेन के मामले में हम बहुत आगे, बहुत हम कॉपी करते हैं। कैसे कॉपी करते हैं? उसके संविधान से ही नहीं बल्कि उनके जीवन से भी हमने सब कुछ सीखा है। अगर शायद माफ कीजिएगा, अब बेशक मेरी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन सच ये है कि अगर अंग्रेज ना भारत आए होते तो हम बहुत सी पद्धतियों में ना सुधार कर पाए होते। अंग्रेज बेशक हम पे गुलामी तो करवाए, हमसे, हमको गुलाम बना के तो रखे, लेकिन जिन चीजों को उन्होंने दे दिया वो आज तक हमारे लिए स्टोन है, माइलस्टोन जैसा काम कर रहा है। जैसे राष्ट्रपति भवन, विक्टोरिया हाउस, ये सब चीजें बहुत काम की चीज उन्होंने दे के गए हैं। उन्होंने हमें शासन पद्धति सिखा के गए हैं कि कैसे शासन करना है। उसी में एक चीज है संसदीय शासन। ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है कि संसदीय शासन कैसे होता है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा कैसे होगी, संविधान में संसद को सर्वोच्च क्यों बनाया जाएगा, उसको क्यों पावर दिया जाएगा, ये सब चीजें संसदीय शासन के अंतर्गत आता है और ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया कि कोई बिल कैसे पास कराएंगे। एकल नागरिकता, बड़ी मजे की बात है कि भारत एक यूनियन कंट्री है, संघीय राज्य है, लेकिन नागरिकता एकल है। जबकि आप अमेरिका को देखेंगे, वो भी संघीय देश है, लेकिन वहां नागरिकता जो एकल नहीं है, दोहरी नागरिकता है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, जिसे हम पोर्टफोलियो प्रणाली कहते हैं। मंत्रिमंडलीय प्रणाली मतलब सर्वे सर्वा मंत्रिमंडल होगा, उसमें एक हेड होंगे। परमाधिकार लेख, लेख कितने प्रकार के होते हैं बताया है आपको, और जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे कि लेख कितने प्रकार के होते हैं। उसमें परमाधिकार जो लेख है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसद को क्या विशेष अधिकार मिला हुआ है, ये हमने वहां से लिया है। द्विसदनवाद, द्विसदनवाद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस। लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व, अगर मंत्रिमंडल होगी तो किसके प्रति उत्तरदायित्व रखेगी वो बताया गया है, यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका क्या होगी ये बताया गया है, ये लिया गया है। चुनाव जीत का निर्णय, चुनाव जीत का निर्णय मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट जो होता है, जो जिसमें जिसको सबसे ज्यादा मत मिलता है वो जो जीतता है, जो व्यक्ति, वो चुनाव का निर्णय, चुनाव जीत का निर्णय, ये भी हमने लिया है। एकल न्यायिक प्रणाली, पूरे देश भर के लिए एक जुडिशरी होगी, ये हमने वहां से लिया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, किसी भी विधि को कैसे बनाएंगे, संसद में किन किन प्रक्रियाओं से बनता है, ये हमने कहीं और से नहीं, हमने सिर्फ ब्रिटेन से सीखा है। अब है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान बहुत छोटा संविधान है, साथ ही इसमें 7 ही टोटल अनुच्छेद है, लेकिन जो सीखा है वो देखिए बहुत काम की चीज है, जिसको अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है, मूल अधिकार, वो हमने वहां से लिया है। न्यायपालिका का स्वतंत्रता, न्यायपालिका अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो लोकतंत्र दिक्कत हो जाएगी, लोकतंत्र में समस्याएं उत्पन्न होने लग जाएंगी, क्योंकि लोकतंत्र में चलेगा देश संविधान से, और संविधान का संरक्षक कौन होगा तो न्यायपालिका। और न्यायपालिका का अगर आप कब्जा कर लिए मतलब संविधान पे कब्जा कर लिए, और संविधान पे कब्जा कर लिए मतलब देश की हालत ठीक नहीं रहने वाली है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से हिटलर जैसा पैदा हो गया तब स्थिति दिक्कत हो जाएगी। वैसे ही न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन ये भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद वहीं से, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाया जाना जिसे महाभियोग कहते हैं, ये हमने वहीं से लिया। भारत में अब तक एक भी जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को इस विधि से तो नहीं हटाया है हमने, मतलब क्या कहते हैं, संसद के माध्यम से तो नहीं हटाया है, या तो उन्होंने दबाव में आकर के रिजाइन दे दिया है या फिर वो बने रहे हैं, उनके रिटायरमेंट तक हमने रखा है, लेकिन महाभियोग तो नहीं लगाया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति भी अब तक हमने, एक बार भी मजे की बात है कि उस पर महाभियोग नहीं लगाया, भारत के किसी भी राष्ट्रपति पे नहीं, अब तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक एक भी राष्ट्रपति ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको ऊपर महाभियोग लगा हो, लेकिन हमने लिया कहां से है, अमेरिका से लिया है। देखिए यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा नहीं बना सकता है, सबके ऊपर कुछ ना कुछ है। राष्ट्रपति महामहिम है, भारत के सर्वोच्च पद पे हैं, संसद के 3 अंगों में से एक आते हैं, लेकिन उनको भी हटाने का प्रावधान संविधान ने कर रखा है कि राष्ट्रपति पे भी कभी अगर डाउट हो तो आप हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, संसद के माध्यम से हटा सकते थे। उद्देशिका का विचार, ये हमने कहां से लिया है, यह हमने अमेरिका से लिया, यूएसए से लिया है। वित्तीय आपात, वित्तीय आपात भी हमने वहीं से लिया कि अगर देश में कोई वित्तीय आपातकाल हो जाए तो अनुच्छेद 360 का उपयोग करते हैं, ये कहां से है, यूएसए से। और संविधान संशोधन में राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदन का प्रावधान जो है ये हमने अमेरिका से लिया है। ये कहां जरूरत पड़ता है राज्यों का अनुमोदन का, आप हमें कमेंट में बताएंगे। आइए आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है। आपको ये आप तो शायद जानते ही होंगे कि आयरलैंड जो है वो ब्रिटेन का पार्ट ही है, ब्रिटेन की पार्ट ही है, वो भी फेडरल जैसा मामला है उनका। इनसे हमने
डीपीएसपी लिया है, डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये हमने आयरलैंड से लिया है। निर्वाचन की पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का मनोनयन की बात की जा रही है, मतलब वो जो 12 सदस्य होते हैं जो मनोनीत करके जाते हैं, ये उसकी बात कर रहा है, मनोनयन की बात कर रहा है। ये वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ में संघीय व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया। सशक्त केंद्र मतलब केंद्र को बहुत पावर दे दो और बहुत पावर देने के बाद में फेडरल सिस्टम रखो या यूनियन सिस्टम रखो जिसमें संघीय व्यवस्था हो। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियां मतलब 7वीं अनुसूची में जो वो शक्तियों का निर्धारण किया गया है, जिसमें केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची है, उसी में एक ऐसी भी चीजें हैं जो छूट गई अगर इन 3 सूची में, उसे अवशिष्ट शक्ति कहते हैं। और वो कहाँ जाएगा? वो केंद्र के पास चला जाएगा। ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। हम जो राज्यों में राज्यपाल को देखते हैं, ये केंद्र सरकार नियुक्त करके भेजती है, इसके लिए कोई विशेष अलग मामला नहीं है। ये कहाँ से लिया है हमने? कनाडा के संविधान से लिया है। साथ ही उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्यायालय होना, मतलब राष्ट्रपति अगर कोई सुझाव लेना चाहते हैं उच्चतम न्यायालय से तो वो ले सकते हैं। जैसे बेरुवारी कांड में उन्होंने लिया था, और भी चीजों में लिया था। नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी जो बनी थी एनजैक, उसके लिए भी उन्होंने लिया था। कई चीजों में राष्ट्रपति लेते रहते हैं। दूसरा, अगला, राज्यपाल द्वारा, राज्यपाल लिखा हुआ है, राज्यपाल होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक सुरक्षित रखना। राष्ट्रपति के लिए कोई विधेयक राज्यपाल सुरक्षित रख सकते हैं, वो खुद साइन नहीं कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। उसके लिए शर्तें बस ये होनी चाहिए कि वो देश हित का होना चाहिए, या राज्यपाल को ये संज्ञान होना चाहिए कि जो ये मुद्दा हमारे पास जो विधेयक आया है वो विधेयक राष्ट्रहित का मामला है, तो वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया? प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। केंद्र और राज्य का जो संबंध है ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। शक्तियों का विभाजन, संघ शक्ति, राज्य शक्ति और समवर्ती सूची जो है, इन शक्तियों का विभाजन जो है हमने ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और समवर्ती सूची, शक्तियों के विभाजन के साथ साथ समवर्ती सूची, देखिए राज्य सूची और केंद्र सूची अलग है, एक समवर्ती सूची, ये कहां से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और साथ में व्यापार, ये भी लिया है। वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, मतलब व्यापार करने और मिलने जुलने की जो स्वतंत्रता है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के तहत होती है, वो भी संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, न रहने पर उपाध्यक्ष करते हैं, और वो भी ना हो तो वो राष्ट्रपति के आदेशानुसार होता है। जर्मन के वाइमर संविधान है, इससे क्या लिया गया है? इनसे मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित आपातकालीन प्रावधान लिया गया है। मतलब अगर आपातकाल लगा हुआ है देश में, तब मौलिक अधिकार के कौन कौन से आर्टिकल निलंबित हो जाएंगे, ये प्रावधान जो है ये जर्मन के संविधान से लिया गया है। यूएसएसआर संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। आपको पता होगा कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। दूसरा, प्रस्तावना। मूल कर्तव्य के बारे में एक सूचना और बता दूं आपको कि मूल कर्तव्य पहले 8 थे जो सुझाव में दिए गए थे, लेकिन सरकार ने जोड़े 10, फिर बाद में ये बढ़ के हो गए 11, अभी वर्तमान में 11 है। प्रस्तावना में न्याय की बात जो की गई है, जिसमें सामाजिक आय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ये आदर्श हमने कहां से लिया है? ये लिया है हमने यूएसएसआर के संविधान से। फ्रांस के संविधान से, फ्रांस गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता जो दिया गया है वो वहीं से लिया गया है। समता और बंधुत्व के आदर्श भी हमने फ्रांस के संविधान से ही लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिए हैं? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान को संशोधन कैसे करेंगे, ये देखिए हमने किस देश से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की जीडीपी हमसे कम है। दक्षिण अफ्रीका हमसे, हमारे जैसे वो भी गुलाम रहा है, लेकिन संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने वहां से सीखा है। और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, मुझे एक याद आ रहा है, बिहार में कुछ साल पहले एक सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था। उस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में यही सवाल ऑब्जेक्टिव पूछ किया था कि राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन हम किस देश से संविधान से, और अधिकतर लड़कों ने इस पे आयरलैंड को टिक मार लिया, जबकि ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये सीखा है, ये जापान के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं हम कि संविधान सभा में शामिल महिलाएं कितनी थी। मेरे ख्याल से संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थी। किसी वीडियो में, किसी पीपीटी में 8 लिखा हुआ था, मैं थोड़ा सस्पेंस में आ गया था, तो इसे भूल चूक सुधार समझेंगे और आप एक बार इसे 15 समझेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कौन कौन से थी महिला शामिल इसमें थी, ये देख ले। सुचित्रा कृपलानी, ये कहाँ से आती थी? ये उत्तर प्रदेश से आती थी। विजयलक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश से आती थी। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश से आती थी। कमला चौधरी
उत्तर प्रदेश से आती थी, और बेगम एजाइज रसूल ये भी उत्तर प्रदेश से आती थी। उत्तर प्रदेश को मैंने एक कलर में रखा है। फिर मध्य प्रांत जो अब मध्य प्रदेश बन गए हैं, वहां से कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर, ये मध्य प्रांत से आती थी। बिहार से एक महिला थी, उनका नाम था सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की बेटी पद्मजा नायडू थी, जो बाद में पश्चिम बंगाल की पहली गवर्नर बनी और जिनसे नेहरू साहब का कुछ संबंधों पर चर्चा किया जाता है। बीबीसी ने भी इस पर कवर किया था। हंसा मेहता बंबई से चुन के आई थी। जी बाई दुर्गा मद्रास से, दक्षानी बेलायुधन ये भी मद्रास से, अमू स्वामीनाथन ये भी मद्रास से यानी 3 लोग आए थे, बंबई से 1 लोग आई थी। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियां क्या है संविधान में। अब तक हम पढ़ चुके हैं भाग। हमने बताया था आपको कि संविधान को पढ़ने का तरीका क्या है। संविधान है, संविधान के को भागों में बांटा गया है, भागों को अध्यायों में बांटा गया है। इन अध्यायों में अनुच्छेद दिए हुए हैं और अनुच्छेद की व्याख्या जो है वो कहां मिलेगी, उसी को कहते हैं अनुसूची। यह अनुसूची जो है संविधान के अंत में दिया गया है। विषयों की वह सूची है जो किसी न किसी अनुच्छेद या किसी न किसी प्रावधान की व्याख्या करता है। अनुसूची जैसे मान लीजिए हम संघ राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो संघ राज्य क्षेत्र में हम 1 से 4 तक का है। आर्टिकल 1 से 4 तक की बात की गई है प्रथम अनुसूची में। तो आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा। तो ये राज्यों का संघ होगा, तो किन किन राज्यों का संघ होगा, उन राज्यों के नाम क्या होंगे, उनकी न्यायिक क्षेत्र क्या होगी, उनकी सीमाएं क्या होंगी, ये सब कहां मिलेंगे? ये डिटेल में आपको अनुसूची में मिलेगा। इसीलिए अनुसूची जरूरी है। तो भारत में अनुसूची प्रथम है, और प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्यों के नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र हैं। संघ तथा राज्यों की नाम और उसकी सीमाएं हैं, जो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक आते हैं। अच्छा, अब आता है अनुसूची दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को साथ मिला के पढ़ना है। कैसे? दूसरी अनुसूची में वेतन है और तीसरी अनुसूची में शपथ है। ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पे राष्ट्रपति के वेतन की बात की गई है दूसरी अनुसूची में, लेकिन तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ की बात नहीं की गई। क्यों? क्योंकि शपथ के लिए उनके पास अलग से अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में विशेष व्याख्या किया गया है। इसीलिए यहां पर राष्ट्रपति आप पाएंगे दूसरी अनुसूची में, और तीसरी अनुसूची में नहीं पाएंगे। कौन कौन से लोग हैं दूसरी अनुसूची में जिनके वेतन की बात की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति हैं। जब अगर राष्ट्रपति होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्यों के राज्यपाल भी उसी में होंगे, तो 2 हो गए। तीसरा, लोकसभा अगर है तो इसका मतलब है कि विधानसभा भी होगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात की गई है, वैसे ही विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की बात की गई है। फिर राज्यसभा है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की बात की गई है। ठीक वैसे ही विधान परिषद के उपसभापति और सभापति की बात की गई है। और क्या बचता है? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात की गई है, सारे न्यायाधीशों की बात, सीजेआई की भी बात की गई है। और एक और व्यक्ति बच रहा है जिसे हम कहते हैं सीएजी, उसकी बात की गई है। तो उसके वेतन और भत्ता की बात की गई है इसमें। तीसरी अनुसूची में मैंने बताया आपको कि राष्ट्रपति इसमें है ही नहीं, तो कौन कौन है? तो संघ के मंत्री हैं, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी है, संसद के सदस्यों की बात की गई है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की गई है, सीएजी की बात की गई है, राज्य मंत्री की बात की गई है, राज्य विधानमंडलों के सदस्य और मंत्रियों की बात की गई है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की बात की गई है। यह है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों की बात की गई है। राज्यसभा की सीट यानी कि किस राज्य को
राज्यसभा में कितनी दावेदारी मिलेगी उसमें उसकी बात की गई है। जैसे उत्तर प्रदेश को 31 सीट मिला हुआ है, ये निर्धारण कहाँ है, तो यह है चौथी अनुसूची में। तो टोटल 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। वो 3 कौन कौन से हैं, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर। और 28 राज्य कौन है, जानते ही हैं। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों की बात की गई है, उसके नियंत्रण और उसके प्रशासन की बात की गई है। कहां से कहां तक का अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 244 में ये प्लेस किया गया है। उसके बाद में छठी अनुसूची में 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बंद किया गया है। अनुच्छेद कौन कौन से हैं इसमें, अनुच्छेद 244 और अनुच्छेद 275। वैसे ही 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची दरअसल 7वीं और शक्ति दोनों की बात, मतलब 7वीं से ही शक्ति शब्द आ गया है। आप इसको याद रखने के लिए रख सकते हैं अपने दिमाग में। शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 लिस्ट बनाई गई है। पहली लिस्ट है संघ सूची, दूसरी लिस्ट है राज्य सूची और तीसरी लिस्ट है समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, लेकिन जब संविधान बना था उस समय उसमें 97 विषय थे, 97। वैसे ही राज्य सूची में 66 कानून जब संविधान बना था तब था। अभी वर्तमान में कितने हैं, 61 है, यानी कि 5 हटा दिए गए हैं। और समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं, 52 है। और 21 अनुच्छेद के तहत आता है, या अनुच्छेद 246 के तहत आता है। थोड़ा और बता दूं मैं आपको कि संघ सूची पे कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, राज्य सूची पे कानून है सामान्यतः स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और समवर्ती सूची पे दोनों बना सकते हैं, लेकिन बराबरी की स्थिति में मान्य किसका होगा, जो बड़ा होता है उसका। और बड़ा कौन है, केंद्र, यानी कि केंद्र का मान्य होगा। 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया है। जब संविधान बना उस समय इसमें 14 भाषा था, 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी क्या है, 12 है, सॉरी 22 है। अभी इसमें 22 है। कौन कौन 14 भाषाएं थी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, जो अब उड़ीसा हो चुका है, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। 1967 में 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 344 और अनुच्छेद 351 से संबंध रखते हैं। 9वीं अनुसूची ये प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसकी भी एक कहानी है। कहानी यह है कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने उस समय स्थिति ऐसी थी कि देश में एक खास वर्ग के पास भारत की अधिकांश फार्मिंग लैंड यानी कि उपजाऊ भूमि जमीन थी, जो जमींदार कहलाते थे। तो नेहरू जी समाजवाद के समर्थक थे और वो चाहते थे कि देश में हर वर्ग को बराबरी का दर्जा मिले, एटलीस्ट कोशिश तो पूरा करते थे वो। तो वो चाहते थे कि जो जमीन है ये उन लोगों को मिले जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। अब किसी व्यक्ति के पास में 100 एकड़ है और किसी एक व्यक्ति के पास में घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। तो उन्होंने कई राज्यों को सुझाव दिया, और उस समय तो सब राज्यों में लगभग कांग्रेस की सरकार थी, तो उनकी बात माननी ही जाती थी, चलती ही थी। तो उन्होंने सुझाव दिया और खुद भी उन्होंने कानून बनाया कि ऐसा करो कि भाई हर राज्यों में हदबंदी और जमाबंदी जैसे कानून बनाइए और भूमियों को बांटिए, लोगों में बांटिए। तो जो बड़े जमींदार वर्ग थे वो परेशान होने लग गए, वो कोर्ट जाने की तैयारी करने लग गए। और उस समय संपत्ति का अधिकार कानून हुआ करता था फंडामेंटल राइट में, तो लोगों के पास में ये भी बात था कि भाई अगर वो जाएंगे कोर्ट तो कोर्ट इन कानूनों को रोक देगी, और हदबंदी और चकबंदी जैसे कानून रुक जाएंगे जो बहुत जरूरी थे समाज को रोकने के लिए। तो बिहार जैसे राज्यों में ये आवाज पहली बार उठी, और बिहार के पहल पे ही 9वीं अनुसूची बनाई गई, संविधान में नेहरू जी के द्वारा जोड़ी गई। और इसमें ये रूल बना दिया गया कि भाई इसमें जो भी कानून जोड़ा जाएगा, इस अनुसूची में जो भी कानून जाएगा, इसके लिए आप अदालत जा ही नहीं सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में ये निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून इसमें जुड़े हैं उन सारे कानूनों को सुप्रीम कोर्ट देख सकती है, उसमें दखल दे सकती है। इसमें कुल अब तक 284 अधिनियम है, जो अनुच्छेद 31 ख से है। आपको ध्यान होना चाहिए कि अनुच्छेद 31 को रद्द कर दिया गया है जिसमें संपत्ति का अधिकार था, और इसको कानून के तहत अनुच्छेद 300 क में स्थापित किया गया, जो मैंने भाग में पढ़ा है, बताया है आपको, तो ये वहीं चला गया है। तो 31 ख में दिया गया है ये 9वीं अनुसूची, इसका संबंध उससे रखता है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है। दल बदल बहुत जरूरी था। इस अनुसूची के आने के बाद में भारत में लोकतंत्र लगभग स्थापित हो चुका है। वरना ऐसे होता था कि कोई व्यक्ति सुबह एक पार्टी में, दोपहर को दूसरी पार्टी में और शाम को तीसरी पार्टी में। ऐसा उदाहरण कई राज्यों में मिल जाएंगे आपको, विशेषतः हरियाणा में तो मिल ही जाएगा आपको। तो ये दल बदल अधिनियम लाया गया, ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। ये इसके प्रवर्तक राजीव गांधी माने जाते हैं। राजीव गांधी अपने जवानी के दिनों के बहुत स्टार थे और वो बहुत
प्रखर सोच के व्यक्ति थे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे दो संविधान में काम किए, एक तो दल बदल अधिनियम और दूसरा वोटिंग की उम्र को उन्होंने घटाया, जो कि बहुत युवाओं के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है, अब भी पहले भी। इसी में दल परिवर्तन रोधी कानून है, जो अनुच्छेद 102 से लेकर के अनुच्छेद 191 तक समाहित है। 11वीं अनुसूची है, बाद में जोड़ा गया है। पंचायतों की शक्तियां, जिम्मेदारी तथा प्राधिकार इसमें प्रदान किए गए हैं। पंचायती राज जो पहले अनुच्छेद 40 में सिमटा हुआ था, उसको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। उसी समय इसको भी जोड़ा गया, इस अनुसूची को भी लाया गया, जिसका संबंध किससे है? अनुच्छेद 243(6) से है। इसमें पंचायतों को कुल 29 विषय दिए गए हैं। ऐसे ही नगरपालिका भी है। नगरपालिका कौन सा में? 12वीं अनुसूची में है। इसमें नगरपालिकाओं को शक्ति, जिम्मेदारी और उसके अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसमें कुल विषय 18 हैं, जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है, जो अनुच्छेद 243(b) से संबंध रखता है। तो ये थे टोटल 12 अनुसूचियां। कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। हम जल्द ही संपूर्ण अनुच्छेद की एक वीडियो लाने वाले हैं, जो आपको वनडे एग्जाम में तो बहुत काम आएगा, और विशेषता ये तथ्यों पे सारी आधारित है। मैं तमाम तथ्यों को आपके सामने लेकर के आऊंगा। सुझाव आप जरूर लिखिए कमेंट में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि संविधान को पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे संविधान लिखा गया, और जब संविधान लिखा गया तो कैसे लिखा गया होगा? तो ये भागों में बटा हुआ है, अलग अलग इसके भाग हैं। टोटल कितने भाग हैं? 22। अब ये भाग जो बटे हुए हैं, ये बटे हुए हैं अध्यायों में। अलग अलग अध्याय हैं, अध्यायों में बटे हुए हैं। और ये जो अध्याय बटे हुए हैं, ये अनुच्छेदों में बटे हुए हैं। ये अनुच्छेदों में बटे हुए हैं। ये अनुच्छेद भी बटे हुए हैं। अनुच्छेद बटे हुए हैं परंतुक में, इसे क्लॉज बोलते हैं, और परंतुक बटे हुए हैं सब क्लॉज में, यानी उसे हम उप परंतुक बोलते हैं। इसमें बटे हुए तो हमें पढ़ना कैसे है? हमें पढ़ना है, पहले संविधान बुक देख लिए। ये जो बैक में आप देख रहे हैं ना, ये कवर, यही है संविधान वाली बुक। मैं आपको और स्पष्ट रूप से जल्दी दिखाऊंगा। तो संविधान बटे हुए हैं भागों में, और प्रत्येक भाग में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र है, तो ये संघ राज्य क्षेत्र कहां से कहां तक लिखा हुआ है? क्योंकि हमें यह पता है पहले से कि हमारे संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं और 22 भाग हैं। तो पहला भाग हुआ संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र में भाई इस 395 में से कितने अनुच्छेद अब प्लेस होंगे इसमें? तो इसमें आएंगे 1 से लेकर के 4 में। भाग 2 है, भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है, और नागरिकता में कहां से कहां तक अनुच्छेद आएंगे? तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। तो ऐसा ही करके हम तमाम भागों को देखेंगे, जो आपके वनडे एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। और वैसे भी अगर आप संविधान के विद्यार्थी हैं और संविधान में अगर आपकी दिलचस्पी है, तो आपको बहुत काम आने वाले हैं। अब देखिए, ये भाग है, ये विषय है, विषय में अनुच्छेद है। ये विषय के अंदर ही आपको अध्याय मिलेगा। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, ऐसे करके मैं आपको बताता चलूंगा। तो जैसे भाग 1 है, भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। और ये कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक आपको उसमें मिलेगा, 1 से लेकर के 4 तक। दूसरा है भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। नागरिकता में कौन कौन सा अनुच्छेद मिलेंगे? 5 से लेकर के 11 तक। ये नागरिकता वाले चैप्टर में मिलेंगे, यानी कि भाग 2 में मिलेंगे। अच्छा ध्यान रखिए, ये भाग 1 में चैप्टर एक ही है, भाग 2 में भी चैप्टर एक ही है। जहां चैप्टर अलग अलग होगा मैं बताऊंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा। वैसे ही भाग 3 में है। भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। और ये कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। जब अपन पढ़ेंगे भाग 3 को, विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा आपको। आप जानेंगे कि आपका राइट्स क्या है, आपके अधिकार क्या है, आप क्यों कहीं जा सकते हैं, क्यों कहीं जाने से रोक दिए जाते हैं, ये सारी चीजें उसमें, क्यों आप खुल के बोल सकते हैं, क्यों बोलने से भी रोक दिए जाते हैं, ये सारी चीजें उस पर बात करेंगे। ये बहुत जरूरी है, इंसान के लिए बहुत जरूरी है। भाग 4, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। जैसे हमारे लिए भाग 3 में फंडामेंटल राइट है, जो हम सामान्य इंसानों के लिए है, वैसे ही राज्य के लिए भी एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। उस फंडामेंटल राइट का नाम है DPSP, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और वो कहाँ है? वो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। वैसे ही भाग 4 में एक क जोड़ा गया है। ये कहाँ है?
इसको मूल कर्तव्य बोलते हैं। कर्तव्य ये लिखा गया, कर्तव्य होगा, मूल कर्तव्य, ये गलत है, मूल कर्तव्य है। और ये कहाँ है? ये 51 के क में है। इस 51 के क में भी बड़े सारे अनुच्छेद हैं, मतलब बड़े सारे नंबर हैं। और कितने हैं? 1 से लेकर 11 तक। मैंने किसी वीडियो में बता दिया था कि स्टार्टिंग में जब जुड़ने वाला था तो उसमें 9 था, नहीं, समिति ने सुझाव दिया था 8 का, लेकिन सरकार ने जोड़ा 10 और बाद में संविधान संशोधन करके एक और बढ़ा दिया गया, यानी 11 हुआ। वैसे ही है भाग 5। भाग 5 में अध्याय अलग अलग है, चैप्टर अलग अलग है। भाग 5 में टोटल अगर आप देखेंगे तो 52 से लेकर के 151 तक मिलेंगे, अनुच्छेद 52 से लेकर के 52 से लेकर के 151 तक मिलेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज उसमें अलग अलग है। कार्यपालिका का है 52 से 78, संसद का है 79 से 122, राष्ट्रपति अध्याय 3 में है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123, अपने आप में अकेले है। ये विधायी शक्ति का मतलब है कि राष्ट्रपति जब चाहे तब अध्यादेश लागू कर सकते हैं, और ये राष्ट्रपति हैं। और ठीक इसके अपोजिट आप राज्यपाल के पास जाएंगे तो उनके पास भी अधिकार होता है और वो करते हैं उसका इस्तेमाल। मैं तरीका बताऊंगा, ट्रिक बता दूंगा आपको कि आपके सारे आर्टिकल याद रहेंगे, सारे आसानी से याद रहेंगे। वैसे ही भाग 4 में है सर्वोच्च न्यायालय, जो आर्टिकल 124 से 147 तक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय सिमटा हुआ है। फिर आर्टिकल 5 में सीएजी है, यह है 148 से 151 तक। अब भाग 6 में आ जाइए। भाग 6 में राज्य है। भाग 6 में राज्य दिया हुआ है। राज्य कहां तक है? 152 से 237 तक, यानी 152 से लेकर के 237 तक। इसमें अध्याय 1 में सामान्य बातें हैं, 152 से लेकर 237। अध्याय 2 में कार्यपालिका। ध्यान रखिएगा, भाग 5 में पहले ही कार्यपालिका थी, यानी चैप्टर 1 में था, लेकिन जब राज्य में आएंगे तो चैप्टर 2 में कार्यपालिका है। और ये कार्यपालिका कहां तक है? 153 से 167 तक, यानी 153 से 167 तक। थर्ड में विधानमंडल है। विधानमंडल 168 से 212 यानी 212 तक है, 212 तक है। चैप्टर 5 है राज्यपाल की विधायी शक्तियां, ये 213 में है, 213। देखिए कुछ सीक्वेंस देखिए, प्रधान राष्ट्रपति का आप देखेंगे तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां 123 में है, यानी 123। जब राज्यपाल में आएंगे तो ये चेंज हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 213। समझ रहे हैं आप? 123 था पहले, अब 123 था, अब ये 1 हट के 213 हो गया है। अब इसको माइनस करेंगे ना तो 89 या 90 के आसपास में आएगा, इन्हीं के बीच में अंतर मिलेगा आपको। यानी 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और राज्यपाल की 213 में। कितनी एग्जामों में, मतलब कितने ही वनडे एग्जामों में ये पूछ चुका है ये, इसलिए आपको इसको दिमाग में रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है वो 123 में है, मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और राज्यपाल को वो शक्ति 213 में मिल गया है। और वही डिजिट तो वही है, बस आगे पीछे हो जा रहा है। आप एक बार दिमाग में सेट कर लीजिएगा, आपको पूरा दिन काम आएगा। राष्ट्रपति बड़े हैं इसलिए उनको 1 2 3 मिलता है, और राज्यपाल उनसे छोटे होते हैं इसलिए नंबर में चेंज होता है, 2 1 3 होता है। ऐसे कुछ करके याद कर लीजिएगा आप। अध्याय 5 में है राज्यों के उच्च न्यायालय, और वो 214 से लेकर के 231 तक है। 6 में है अधीनस्थ न्यायालय, जो 233 से लेकर के 237 तक है। भाग 7 में प्रथम अनुसूची में भाग ख के जितने राज्य थे वो सब आता था 238 में, अब ये खत्म हो चुका है, निरस्त हो गया है। भाग 8 है। भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र है, यानी 239 से 242 तक है। भाग 9 में पंचायत है। पंचायत कितना है? 243 से लेकर के 243 तक, यानी अंग्रेजी में मेरे ख्याल से ओ तक आएगा। भाग 9 के क है, उसमें नगर पालिका है, ये 243 त से लेकर के 243 य छ तक है। वैसे ही भाग 9 ख में है सहकारी समितियां, 243 य ज से लेकर के, देखिए य छ पे खत्म हो रहा है, यहाँ य ज से शुरू होगा, य ज से 243 य अना। ये लिखने का तरीका थोड़ा गलत है, इसको ठीक करना चाहिए था, ये मैं देखूंगा इसको एक बार और। य अना तक है भाग 9 में। वैसे ही भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, ये कहां तक है? 244 से लेकर के 244 क तक। भाग 11 में सेंटर स्टेट रिलेशन है, केंद्र राज्य संबंध है। इसमें 2 तरह के संबंध है, संबंध तो 3 तरह के होते हैं, लेकिन आप मुख्यतः 2 तरह समझ लीजिए। पहला विधायी संबंध अध्याय 1 में है, अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है। और ये कहां से कहां तक है? 243 से 263 तक केंद्र राज्य संबंध है, लेकिन विधायी संबंध 245 से 255 तक है, और प्रशासनिक संबंध 255 से 263 तक है। यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन में अध्याय 1 और अध्याय 2 है। वैसा ही चैप्टर 12 है, इसमें बीत, संपत्ति, संविदाएं और वाद है। ये कहां तक है? 264 से लेकर के 300 तक। जब हम आपको फंडामेंटल राइट बताएंगे, सीखेंगे अपन मिल करके, तब हम वहां डिस्कस करेंगे कि
पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो फंडामेंटल राइट में आता था, लेकिन उसको संशोधित करके 300A में ला दिया। वो यही है, वो यही प्लेसिंग है उसकी। अध्याय 1 में वीत है। वीत कितना, 264 से 291। अध्याय 2 यानी चैप्टर 2 में उधार है कि हम किससे उधार कैसे लेंगे, 292 293। ध्यान रहे, हमारे उधार की बात नहीं है ये राज्य की उधार की बात है, सरकार की उधार की बात है कि सरकार किससे उधार ले, उधार दे। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, देयता, बाध्यताएं और वाद, ये है कहां से कहां तक, 294 से 300 तक है। और अध्याय 4 में है क्या, संपत्ति का अधिकार। और संपत्ति का अधिकार कहां से कहां तक है, 300A में। ये वही है जो मैं भी बता रहा था आपको। अध्याय 13 है। अध्याय 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम करने का अधिकार। और वो कहां है, 301 से लेकर के 307 तक। फिर अध्याय 14 में आइए। अध्याय 14 में क्या है, संघ और राज्य के भीतर सेवाएं। कौन सी सेवाएं, सेवाएं हैं, इसी में आती हैं। अध्याय 2 में लोक सेवा आयोग, कहां से कहां तक है ये, टोटल 308 से 323 तक है। और सेवाएं कहां से कहां तक है, 308 से 314 तक। और लोक सेवा आयोग है 315 से 323 तक। सेवाएं में बहुत सारी सेवाएं आती है ना, सेंट्रल सर्विस आती है, ऑल इंडिया सर्विस आती है, ये सारी सेवाएं हैं। उसमें लोक सेवा आयोग की बात 315 323 पढ़ेंगे जब अपन इतिहास के क्रम में, तो उसमें हम पाएंगे कि लोक सेवा आयोग कैसे कैसे भारत में आया, किस तरह से उसका विकास हुआ, कब उसकी उम्र कितनी थी, अब उसकी उम्र कितनी है, कितने आयोग बने, अब कौन कौन से आयोग बने हैं, किनकी आयोग की रिपोर्टें मानी गई, किनकी नहीं मानी गई। जब पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग, बहुत विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में है भाग 14 के क में अधिकरण, जो 323 से लेकर के 323 क से लेकर के 323 ख तक है, 2 में ही सिमटे हैं बेचारे। उसके बाद में भाग 15 में निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन इसी में आता है, तो 324 से 329 तक में आता है। और भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। और उपबंध कहां से कहां तक है, 330 से लेकर के 342 क तक। कौन सा उपबंध है इसमें, वही SC आयोग, ST आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। और इसी में है रिजर्वेशन, पार्लियामेंट में कितना रिजर्वेशन रहेगा, स्टेट लेजिस्लेशन में कितना रिजर्वेशन रहेगा, ये सब भाग 16 में आएगा। भाग 17 में राजभाषा है। अध्याय 1 में राजभाषा कहां से कहां तक है, 343 से 351 तक है। अध्याय 1 में क्या है, संघ की भाषा है। संघ की भाषा कितनी है, 343 से लेकर के 344 तक, कि संघ में कौन कौन सी भाषा होगी। अध्याय 2 में है क्षेत्रीय भाषा, जो 345 से 347 तक है। अध्याय 3 में है SC ST की भाषा, सॉरी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा है, 348 से 349 में है। अध्याय 4 में है विशेष निर्देश दिए गए हैं, 350 से 381। विशेष निर्देश वही उसके विकास के लिए है। भाग 18 में इमरजेंसी है, आपात उपबंध है, आपातकालीन उपबंध है। कितने हैं आर्टिकल, 352 से 360 तक। वैसे ही भाग 19 प्रकीर्ण है, 361 से 367। भाग 20 में संविधान संशोधन है, एक ही आर्टिकल है, 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध रखा गया है, कहां से कहां तक, 369 से 392 तक। इसी में सारे राज्य जो है ना, आर्टिकल 370 आप सुने होंगे, वैसे ही बड़े सारे राज्यों को उसमें अधिकार दे रखा गया है, वो सारे इसी में आते हैं। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ, और ये कहां से है, 393 से 395 तक। तो ये थे हमारे संविधान के टोटल भाग। मैं जल्द ही अनुसूचियों की वीडियो लेकर के आऊंगा, फिर आप तथ्य के रूप में इसे याद रखेंगे। ये तथ्यात्मक चीज है, आप एक बार इसे जब भी देखने का मन करे ना, वॉल्यूम 2 करके, स्पीड 2 करके इसको देख लीजिएगा, 4-5 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। बहुत अच्छी चीज है ये। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया। नमस्कार साथियों, जब मैं परसों 3 वीडियो डाला तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और शुरू से बताना चाहिए और बारीक चीज़ें बतानी चाहिए। उसी कड़ी में आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत बारीक वीडियो। पहला सवाल तो यही था मेरे मन में, आपके मन में भी उठ सकता है कि भाई ये संविधान है क्या, हमें क्यों इसे पढ़ना चाहिए, क्या है ये, कब बना ये, और बना तो इसको किसने बनाया, ये मेरे लिए कैसे उपयोगी है, ये शासन प्रणाली कैसे चलाता है, ये शासन प्रणाली चलती कैसे है, और सरकार है तो सरकार का गठन कैसे होता है, पहले सरकारें कैसे होती थी, अब सरकारें कैसे होती हैं। अगर हम अनुश्रुतियों पर या बाल अवस्था में अगर कहानियों पे अगर ध्यान देंगे तो उसमें सारे कहानी किरदार जो होंगे वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नहीं आते हैं, वो राजाओं के आते हैं। तो ऐसी क्या बातें हुई कि अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हर जगह सुनने को मिलता है, या शासनाध्यक्ष सुनने को मिलता है, राष्ट्राध्यक्ष सुनने को मिलता है, राजा कहाँ चले गए, क्यों नहीं राजतंत्र है। इन सारे मुद्दों पर अब बात करेंगे आज।
देखिए क्या है संविधान। संविधान एक देश चलाने का रूल बुक है। भारत 1947 में आजाद हुआ, और जब 1947 में आजाद हुआ तो जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी लोग थे, वो सेनानी लोग ये सोच रहे थे कि भाई हमारे जाने के बाद में ये देश चलेगा कैसे, कोई ठोस आधार तो होना चाहिए, एक ठोस बुक तो होनी चाहिए, किताब तो होनी चाहिए जिसके अंदर में हम पूरे देश को समाहित कर लें और हर वर्ग के लोगों के लिए हर बातें लिख दें। तो उन्होंने एक ऐसा किताब लिखा जिस किताब में हर वर्ग के लोगों के लिए, हर चीजों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किया गया है। उसे ही संविधान कहते हैं। मतलब एक ऐसा किताब जो किताब आपको आपके जीवन के सारे आधारों को सुरक्षित रखता है। आपके देश के सारे नियम कायदे कानून उसमें संग्रहित हैं। आपके विचार, आपकी स्वतंत्रता, आपकी अभिव्यक्ति, हर चीज उसमें संग्रहित है। अधिकार है आपका। मान लीजिए कि आप वोट देते हैं, ये भी तो एक तरह का अधिकार है ना आपका। अगर आपको वोट नहीं देने दिया जाए, सरकार ये कह दे कि वोट ना देने दिया जाए, तो आप क्या कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरा अधिकार अनुच्छेद 325 के तहत संविधान में लिखा हुआ है और इस संविधान मुझे इजाजत दे रहा है। लोग पूछेंगे किसने इजाजत दे रहा है? तो संविधान इजाजत दे रहा है। यानी कि उन संविधान निर्माताओं ने, उन स्वतंत्रता सेनानियों ने एक आदर्श बनाया, एक आइडियोलॉजी बनाया, और उन्होंने एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया। और उन्होंने कहा कि भैया हम किसी भी धर्म के हों, हम किसी भी दल के हों, हम सब मिल करके एक ऐसा रूल बुक लिख के जाएं कि हमारे ना रहने के बाद हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी इसे अपना शासन चलाएं, अपनी दुनिया चलाएं, अपने जीवन चलाएं और लड़े नहीं। तो वो जो पुस्तक बनी ना, उस पुस्तक का नाम संविधान दिया गया। संविधान दिखता कैसे है मैं तुरंत आपको आगे बताऊंगा। संविधान एक पेज में बना हुआ है, एक कवर का है, उसके ऊपर त्रिकोण बना हुआ है, त्रिकोण में लिखा हुआ है भारत का संविधान। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ कानूनी प्रावधान है जो शासन सत्ता का रूल बुक है। शासन सरकार कैसे चलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति हिटलर जैसा आकर के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए और वो देश की वाट लगा दे, वह हजारों लोगों का कत्लेआम कर दे, वह हजारों लोगों का जान ले ले। ऐसा तो नहीं है कि वो निरंकुश बन जाए, ऐसा तो नहीं है कि वो देश को गटर की तरफ लेके चला जाए, वो अपनी पुश्तैनी जमीन समझने लगे देश को। तो सरकार कैसे चलेगी, लोगों का विकास कैसे होगा, इसी के लिए एक किताब बनी जिसका नाम संविधान है। देश सामान्य गति से चलेगा। और कैसे चलेगा? जब सब कुछ ठीक होंगे। हर चीज की, अगर आपने मान लीजिए कि कोई गलती की, जैसे कानूनी प्रावधान है कि अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको फांसी की सजा या आजीवन कारावास होगी, तो ये सबको मिलनी चाहिए। सामान्य तरीके से सबको रहना है, कोई किसी को बड़ा नहीं बनाना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। बहुत सारी चीजें हैं उस पुस्तक में जो हमें अधिकार के रूप में मिले हैं, जो हमें कर्तव्यों के रूप में मिले हैं। उस पुस्तक को पढ़ने के भी बड़े सारे तरीके हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे पढ़ते हैं, उस किताब को कैसे खोलते हैं। उसमें सबके लिए अधिकार की बातें की गई हैं। बहुत खूबसूरत बुक है। आप यूं कह लीजिए कि अगर 21वीं शताब्दी में कोई सबसे अच्छी चीज है जो आपको जीने में मदद कर रही है या जो आपके अधिकारों की रक्षा कर रही है, तो और कोई नहीं है, वो संविधान है। जैसे मान लीजिए किसी जमाने में, मान के लीजिए, मतलब सच भी था ये, कि किसी जमाने में हम ईश्वर के शरण में जाते थे, हम ईश्वर को या धर्म को अपने बीच में रखते थे और ईश्वर की शपथ खा के कहते थे, यानी कि वो हमें मदद करते थे, वो हमें रूल बुक की तरह काम करते थे। वैसे ही सब धर्मों को, लोगों को चलाने के लिए एक बेसिक चीज लिखी गई। जिस पुस्तक को लिखी गई उस पुस्तक का नाम संविधान पड़ा। तो यही है संविधान, बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब है कि कब बना और किसने बनाया। देखिए, आजादी 1947 में मिल गई हमें, लेकिन हमें अंदेशा होने लग गया था 1945-46 से ही कि हमें आजादी मिलने लग जाएगी, मतलब मिल जाएगी। ये लगभग तय होने सा लग गया था। क्यों तय होने लग गया था? क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना जब भारत में आई थी तो यह स्पष्ट हो गया था कि अब संविधान सभा बनेगी, और जब संविधान सभा बनेगी तो कौन लोग आएंगे, कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, इस पे बात होनी शुरू हुई। तो लोगों ने मिलकर तय किया कि संविधान सभा में कुल जो सदस्य होंगे वो 389 होंगे, जिसमें 296 सीट ब्रिटिश भारत से। ब्रिटिश भारत का मतलब यह हुआ कि वो राज्य या वो जगह जो ब्रिटिश के कब्जों में था,
स्वतंत्र रूप से ब्रिटिश उस पर शासन करते थे, उसमें कोई राजा नहीं हुआ करते थे, वो ब्रिटिश भारत कहलाता था। और 93 सीट जो था वो देसी रियासत से मिलना था। देसी रियासत का भी मतलब ये था कि वहां राजा महाराजा हैं वो भी अंग्रेजों के अंडर में ही, लेकिन वो खुद अंग्रेज वहां शासन न करके वहां राजा शासन कर रहे हैं, वो देसी रियासत था। अच्छा, अब ये जो 296 ब्रिटिश भारत के सीट हैं, इसमें भी दो तरह के शासन थे। एक तो गवर्नरों के प्रांत थे और एक मुख्य आयुक्तों के प्रांत थे। तो 292 सीट जो मिला वो 11 गवर्नर प्रांतों को मिला। गवर्नर प्रांतों की संख्या 11 थी उस समय, और 4 जो सीटें थी ये मुख्य आयुक्तों के राज्यों को मिला। मुख्य मुख्य आयुक्त के प्रांतों को मिला। कैसे डिवाइड हुआ? डिवाइड हुआ कि भाई प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट देना है, क्योंकि हर व्यक्ति तो आकर के संविधान सभा में बैठ नहीं सकता था। भारत की आबादी इतनी थी, 32-33 करोड़ थी, और उतने लोग आकर के तो बैठ नहीं सकते थे। तो तय किया गया कि 10 लाख लोगों पर एक सीट बनाएंगे, और उन एक सीट वो एक लोग आकर के बैठेंगे वहां पे। अच्छा, अब यह था कि भाई जातियों का ख्याल कैसे रखेंगे इसमें। तो प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच से किया गया था, और वो भी उनके जनसंख्या के अनुपात से ही। और वो 3 समुदाय कौन से थे? एक तो थे मुस्लिम, दूसरा थे सिख, और तीसरा थे सामान्य। सामान्य में कौन से आएंगे? सामान्य में इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब आएंगे। मुस्लिम और सिख को छोड़ दीजिए तो सिख, तो बाकी जो बच जा रहे हैं उससे सब आते थे उसमें। हम जब इतिहास की कक्षा शुरू करेंगे, मतलब इतिहास को हम समझना शुरू करेंगे, कक्षा तो क्या मैं शिक्षक तो हूं ही नहीं, मैं तो बस आया हूं ये कोशिश करने की, मैं भी एक विद्यार्थी हूं और आप भी एक विद्यार्थी, मिल करके सीखने की कोशिश करते हैं। जीवन में व्यक्ति कभी भी शिक्षक नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, वो हमेशा विद्यार्थी ही रहता है। बस ये है, कोई सीनियर विद्यार्थी होता है, कोई जूनियर विद्यार्थी होता है। तो मैं पूरे ताउम्र शिक्षक रहना से ज्यादा बेहतर पसंद करूंगा, मैं विद्यार्थी रहना पसंद करूं। तो मैं भी विद्यार्थी हूं, आप भी विद्यार्थी हैं। तो जब हम इतिहास की कक्षा शुरू करेंगे, मतलब इतिहास को सीखने का कार्यक्रम जब शुरू करेंगे, और जल्द ही करेंगे हम, तब हम उसमें पढ़ेंगे कि 1909 का एक्ट क्या था। बहुत मजेदार कहानी है इसमें। वैसे ही 1919 की क्या कहानी है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की क्या कहानी है, ये भी बहुत दिलचस्प कहानी है। आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद आ जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ यार क्या मामला है। और इसी समय भारत में एक बहुत बड़ा व्यक्ति अवतरित हुआ है जो पॉलिटिकल थॉट तो रखता ही है, मतलब फिलोसफिकल थॉट भी रखता है। और उसके ठीक पैरेलल एक और दूसरा व्यक्ति है जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है और बहुत ग्राउंड लेवल पे बात करता है। एक का नाम है महात्मा गांधी जी और दूसरे का नाम है अम्बेडकर साहब, और दोनों के थॉट्स जबरदस्त हैं। जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या है 1909 और 1919 का एक्ट, और उसमें क्यों ऐसा हुआ कि मुस्लिमों को अलग मिल रहा है और सिख को अलग मिल रहा है, बाकी सबको एक साथ रखा जा रहा है। ये सब के तार वहीं से जुड़े हैं, पूना पैक्ट से जुड़े हैं, वहां से मिलेंगे। और इसमें अगर हम 1909 की चर्चा करें तो बेईमानी होगी कि हम कर्जन वाली मतलब 1905 वाली घटना का चर्चा ना करें, ये बेईमानी हो जाएगी। तो जब हम इतिहास पढ़ेंगे आपको मजा आएगा, इतिहास पढ़ के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको लगेगा कि क्या यार इंसान थे ये लोग। आएंगे हम धीरे धीरे लौट के उधर आएंगे। तो ऐसा सीटों का विभाजन हुआ, और जो चुनाव था वो प्रांतीय असेंबली से होना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली से उस समुदायों के द्वारा किया जाना था जो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है ये राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे तब मैं वहां पे बताऊंगा, और एकल संक्रमणीय मत भी वहीं उसी से जुड़ा हुआ है। भारत में अभी ये 2 ही जगह दिखने को मिलता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। हम उसको पढ़ेंगे तो खूब विस्तार से समझेंगे। मैं मत काउंटिंग करना सिखाऊंगा कि कैसे काउंटिंग करते हैं उसमें, एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का मामला क्या है। अभी जो हम चुनाव देखते हैं वो चुनाव फर्स्ट द पास्ट पोस्ट होता है, मतलब उसमें जिसको ज्यादा वोट मिल जाएगा वो जीत घोषित कर लेगा। जो उसमें प्रतिशत का भी मामला नहीं है, उसमें कोई बार्गेनिंग का भी मामला नहीं है। अगर 5 लोग खड़े हैं और 5 में से 4 को मिला है 3, 4, 2, 10,
और पांचवा को मिला है 15, तो 15 विजेता हो जाएगा। अभी ये वाला सिस्टम चल रहा है जो हम देख रहे हैं, लेकिन सिस्टम और भी है यहाँ पे। चुनाव जो था वो जुलाई अगस्त 1946 में कराया जाना था। कितने सीटों पे? वही 296 सीटों पर। अच्छा ध्यान रखना है, 296 सीट में कांग्रेस को 208 सीट मिले थे और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिले थे। मुस्लिम लीग भी एक अलग ही सिरदर्द है। मुस्लिम लीग कुछ दिन तक शामिल रहेगा, उसके बाद में वो छोड़ करके चला जाएगा। वो उनकी अलग ही जीत थी कि भाई हमें अलग ही राष्ट्र बना करके दो, और इधर भारत के लोग चाहते थे कि नहीं अलग क्यों बनाओगे यार, साथ में ही रह लो, बहुत हुआ तो फेडरल जैसा कुछ बना लेंगे, उसका पार्ट बन के रह लेना। लेकिन ये नहीं, ये मानने पर तैयार नहीं थे। इनको था कि भाई हम अलग बना करके रहेंगे। और जो बनाने वाले लोग थे, उसके जो पुरोधा लोग थे, उन्होंने बाद में बनाने के बाद बहुत पश्चाताप किया है कि यार क्या गलती ही कर ली, क्योंकि उनकी दुर्दशा हुई है। और दुर्दशा के तौर पे आप क्या समझ सकते हैं, बहुत बुरी हालत में हो गए हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति का नाम बता रहा हूं, जोगेंद्रनाथ मंडल। जोगेंद्रनाथ मंडल कानून मंत्री थे मुस्लिम लीग में, पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान के कानून मंत्री बने, लेकिन बाद में इनकी हालत कुत्तों जैसी हो गई। ये इतने बुरे तरीके से मरे, बांग्लादेश के तहत बॉर्डर से अंदर इलीगल तरीके से इंडिया में, और उसके बाद में घुट घुट के मरे, कोई नहीं पूछा। खुद ही वहां के लोगों की, जिन्ना साहब की जीवन इतनी नरकमय बन गई बाद में कि सब कुछ उजड़ गया उनका। तो ये हाल थी मुस्लिम लीग की। खैर उनका एक अपना कहानी था। जब इतिहास पढ़ेंगे तो हम आपको इतिहास में ये सारे किस्से कहानी बताऊंगा। इतिहास बहुत रोचक सब्जेक्ट है भी, आपको मजा भी आएगा। और तीसरा था 15 अन्य लोगों को, 15 अन्य लोग उसमें बन करके आए थे। 93 सीट भर नहीं पाई क्योंकि वो अलग रहने का फैसला किया उन लोगों ने, और वो लोग उसमें आ ही नहीं पाए। तो इन सारे लोगों ने मिल करके, यही सीटों का विभाजन है कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत से 11 प्रांत थे और उसमें 292 सीटें थी। देसी रियासत जो भारतीय राज्य थे उसमें 93 सीटों को दिया गया था, और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों को 4 सीटें दिया गया था। यही चीज है। अब देख लीजिएगा एक बार, ये वनडे एग्जाम में बहुत काम आता है। वनडे एग्जाम में पूछ लेते हैं फैक्ट के तौर पे, तो आपको यहाँ बहुत काम आएगा। और मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, बहुत जल्द मैं पूरी कंप्लीट जितने अनुच्छेद है ना उसकी एक वीडियो लाने वाला हूँ। संविधान के कितने भाग हैं उसकी एक वीडियो लाने वाला हूँ। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं मैं उसकी वीडियो लाने वाला हूँ। उसके अनुसूचियां कितनी है उसकी वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैं कंप्लीट संविधान आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सब कुछ मिलेगा और मटेरियल भी मिलेगा। मैं फ्री में ये सारे स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध करा दूंगा। आप बस पढ़िए, सीखिए। कुछ आप सीखेंगे, कुछ हम सीखेंगे। हम कुछ आपको सिखा रहे हैं, कुछ आप हमें सिखाएंगे रोज रोज। तो ऐसा चलता रहेगा अपना। तो अंततः संविधान सभा बन गई। संविधान सभा जब बन गई तब उसमें हुआ कि भाई अब क्या किया जाए, अब इसमें बात कैसे होगा। अब इतने लोग आ गए हैं तो अब बात कैसे होगा। तो उसमें कमेटियां बना दी गई अलग अलग कि भाई ये कमेटी में इतने लोग रहेंगे और ये इस मुद्दे पे बात करेंगे, ये इस मुद्दे पे अपना सब कुछ बनाएंगे। एक दूसरी कमेटी बना दी गई कि भाई आप इस मुद्दे पे बात करिए, आप इसमें देख करके आइए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अलग अलग कमेटियों का निर्धारण हो गया। मैं इसकी भी लिस्ट आपको प्रोवाइड करूंगा, ये भी पढ़ाऊंगा कि किस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, उसमें कौन सदस्य थे। सारी कमेटियों पर बात करेंगे अपन। तो ऐसे करके कमेटियों का निर्धारण हो गया और संविधान सभा काम करने लगी। और पहले दिन, संविधान सभा के बैठक के पहले दिन यह निर्धारित किया गया कि देखिए हम ऐसा करेंगे कि हम कभी भी किसी भी मुद्दे पे वोट नहीं करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे, हम कराएंगे सहमति। हम सहमति कराएंगे। मतलब सहमति इस सेंस में कि अगर कोई मुद्दा है, जैसे मान लीजिए कि मैं बोलूंगा कि हाँ भाई संविधान सभा में जो है वो कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, मतलब भविष्य के कानून में ये बुक में मतलब संविधान में ये शामिल करना है हमें कि कॉमन सिविल कोड होगा। तो हम इसमें वोटिंग नहीं कराएंगे। जैसे मान लीजिए 5 लोगों ने अगर विरोध कर दिया कि नहीं 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 ये क्या बात कर रहे हो, संविधान सभा में इसे क्यों शामिल कर रहे हो, मत करो शामिल, संविधान में इसे मत शामिल करो, ये जरूरत ही नहीं है, मुद्दा बात करने की है नहीं, तो इसको छोड़ा नहीं जाएगा या वोटिंग नहीं कराई जाएगी। अच्छा 5 कह रहे हैं तो वोट करा लेते हैं कि इनके पक्ष में कितना मत है, इनके विपक्ष में कितना मत है, उसके हिसाब से शामिल करेंगे। नहीं, ये कदापि नहीं हुआ। ये हुआ कि देखो हम ऐसा करते हैं कि हम बैठ के बात करते हैं कि हम क्यों ना शामिल करें। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि वो तो संविधान सभा के सदस्य थे भी नहीं, खैर, लेकिन बहुत उनका चलता था उसमें। तो उन्होंने कहा कि ये जो बना रहे हैं हम संविधान, उस संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करो। वो पंचायती राज के बहुत बड़े पक्षधर थे। तो अंबेडकर साहब ने कहा नहीं, अभी नहीं करेंगे साहब, अभी नहीं लागू करेंगे। तो हुआ कि क्यों नहीं लागू करेंगे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि पंचायती राज से कुटीर उद्योग का विकास होगा, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग का विकास होगा, जिससे निचले तबके के लोगों का भला होगा, जिससे निचले तबके के लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अंबेडकर साहब का मानना था कि नहीं, इससे कोई भला वाला नहीं होने वाला है। इससे वही पुरानी वाली पेट्रियार्कल सिस्टम जिंदा रहेगी और पंचायतों में जो मुखिया प्रधान या सरपंच बनते हैं, ग्राम प्रधान या जो सरपंच बनते हैं, ये तथाकथित रसूख वाले लोग बन जाएंगे। और फिर अभी अभी हम आजाद हुए हैं और फिर पता चला कि हम उन्हीं के कब्जे में फिर से आ गए। तो ये कतई नहीं किया गया। वो बहुत विरोध करते थे। वो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, अगर हमको इसके लिए अगर लड़ना है, अगर हमको अपने समाज को बचाना है, ग्रामीण तबकों को बचाना है, पिछड़े हुए लोगों को बचाना है,
आप एक बात ध्यान रखिए, आप बेशक अंबेडकर साहब के आप बातों से सहमत होइए ना होइए सहमत, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी सहमति असहमति बन सकती है, लेकिन आपको यह जान के बहुत ताज्जुब होगा कि उस संविधान सभा में इकलौता वो व्यक्ति थे जो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके आसपास भी कोई नहीं टिकता था, आसपास की भी मैं बात कर रहा हूं और बहुत होशवास में कह रहा हूं कि उनके आसपास भी कोई व्यक्ति नहीं टिकता था। उनके आसपास एक ही व्यक्ति टिकते थे, वो थे एम.एन. रॉय। सॉरी एम.एन. रॉय नहीं, वो संविधान सभा के सलाहकार जो थे, वो सलाहकार जो थे वो वही टिकते थे। एम.एन. रॉय साहब नहीं, सॉरी माफी, तो वही टिकते थे। बहुत पढ़े, 3-3 4-4 पीएचडी कर रखा था वो व्यक्ति, तो उनके बातों में भी दम था। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भारत की पहली मंत्रिमंडल मिली तो बाहर बैठे दूसरे पार्टी के सदस्य थे और उन्होंने, या जब दूसरी बार सरकार भी बनी मतलब चुनाव के बाद, तो उन्होंने अंबेडकर साहब को कानून मंत्री बनाया। महात्मा गांधी ने चिट्ठी लिखी नेहरू जी को कि नेहरू क्या कर रहे हो, तुम ये जो सरकार बना रहे हो इसमें तुम अंबेडकर को नहीं ले रहे हो, अंबेडकर को कानून मंत्री बनाओ। और अंबेडकर साहब कानून मंत्री बने और अंबेडकर साहब के प्रयत्नों की वजह से ही भारत में जो 3 कानूनें लागू हुई, हिंदू सक्सेशन एक्ट टाइप जो 3 कानूनें 1955-56 में लागू हुई हैं, वो लागू हुई हैं, सरकार के दबाव में लागू हुई थी। बहुत वो कॉमन सिविल कोड के बहुत बड़े पक्षधर रहे थे। तो ऐसे ही सब लोगों को काम बांट दिया गया कि हर व्यक्ति अपना काम करेगा, डिस्कस करेगा और फाइनल एक बनाकर बहस करेंगे, और जो भी बातें होंगी वो सहमति पे होंगी। सहमति बता ही चुके हैं आपको कि सबका मत लिया जाएगा, वोटिंग नहीं होगी, हम उस पर पक्ष विपक्ष में डिस्कस करेंगे और अपनी व्यू रखेंगे, लोगों को सहमत बनाएंगे, सहमत करेंगे और सहमत करने के बाद तब उस पर आधार। इसलिए आप देखेंगे कि पंचायती राज डीपीएसपी में पहले लागू था, वो फंडामेंटल राइट में नहीं लागू हुआ, वो किसी विशेष कानून में नहीं लागू हुआ। बाद में 73वां संविधान संशोधन कर करके उसको शामिल किया गया, वो पहले नहीं लागू था। क्योंकि डीपीएसपी में लागू होने का मतलब यही होता है कि जब सरकार को सहूलियत होगी, सरकार को ये रियलाइज होगा कि अब हमें ये करना चाहिए, हमारे पास इसके लिए संसाधन पर्याप्त मौजूद है, तो लागू करना चाहिए। तो ऐसे चलती थी संविधान सभा। तो संविधान सभा बन गई, काम करने लगी। काम करने के बाद में पता ही आपको, पढ़ा ही चुके हैं आपको कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 60 देशों के संविधान को पढ़े गए, उसके मूल चीजों को उठाया गया, फिर कंपाइलेशन हुआ, फिर उस पर डिस्कस हुआ संविधान सभा में बैठ करके, और डिस्कस होने के बाद में फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया। और उसी दिन मेरे ख्याल से 15 या 16 आर्टिकल लागू हो गए और शेष आर्टिकल को 26 जनवरी 1930 को लागू करने के लिए छोड़ दिया गया कि भाई 26 जनवरी 1950 को, सॉरी 26 जनवरी 1930 का वाकया था जिसको 26 जनवरी 1950 में लाया गया, कि इसी वजह से 26 जनवरी को कांग्रेस ने उस दिन स्वतंत्रता मनाया था। नेहरू जी अध्यक्ष हुआ करते थे शायद, तब का वो इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के भागे तब वहां अपन जानेंगे। फिलहाल अपन इतना ही यहां जानते हैं। और लागू हुआ 26 जनवरी को, सब कुछ लागू हुआ और देश उस दिन से स्मूथली चलने लगा। कौन कौन से सदस्य थे? बहुत सारे नाम तो आप जानते भी होंगे। राजेंद्र प्रसाद थे जो बाद में राष्ट्रपति बन गए, नेहरू जी थे, पटेल साहब थे। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया, जो संविधान सभा थी वही संविधान सभा 2 फॉर्मेट में काम करती थी। 2 फॉर्मेट का मतलब क्या था कि एक दिन का मतलब किसी दिन वो संविधान सभा के तौर पे काम करती थी और किसी टाइम वो सरकार संसद का काम करती थी, उसको वो अधिकार दे दिया गया। 1947 के बाद तो पूरा ही अधिकार दे दिया गया। और जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया तब संविधान सभा को भंग कर दिया गया और वो संसद के रूप में काम करने लगा। तो जब संविधान सभा चलती थी उस समय अध्यक्ष होते थे राजेंद्र बाबू, और जब संविधान सभा के अलावा जब वो संसद का रूप में काम करती थी तब उसके अध्यक्ष होते थे मौलंकर साहब। वो अलग तरीके से चलता था और वो चलने लगा। तो सदस्य थे राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, पटेल साहब, मौलाना आजाद साहब, गोपाल स्वामी अयंगर, गोविंद बल्लभ पंत, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिनको बाद में ये पाकिस्तान में ही सीमांत गांधी इनका नाम था, वो पाकिस्तान वाले प्रांत में ही रहते थे। तो जब देश बटा तो ये उधर के ही चले गए, लेकिन भारत सम्मान ने इनको याद में आकर के 1980-90 के आसपास में इनको वो दिया, भारत रत्न से सम्मानित किया। वैसे ही पुरुषोत्तम दास टंडन, ये हिंदी के लिए बहुत जाने जाते हैं। के.एम. मुंशी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन गलत लिखा हुआ है, कृष्णन, जे.बी. कृपलानी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उद्योग मंत्री बने, बीजेपी पे थे, अभी बीजेपी के थीम में यही है। अंबेडकर साहब, सचिदानंद सिन्हा जो पहले अध्यक्ष थे, पहले कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे, मतलब वो अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष आप मानिए, अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में ये राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष उनको बनाते हैं जो बहुत सबसे सीनियर होते हैं, तो ये सीनियर थे, इनको बनाया गया था। सी राजगोपालाचारी, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. मुंशी,
राधाकृष्णन साहब, कृपलानी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, अम्बेडकर साहब, सत्यनारायण सिन्हा, कुंदरू, केटी शाह के बाद में डॉक्टर जयशंकर, एस जयशंकर नहीं, जो विदेश मंत्री है नहीं, डॉक्टर जयशंकर, टेकचंद बख्शी, कृष्णमाचारी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मसानी, सर फिरोज खान, नूर सुहरावर्दी, ख्वाजा नूरुद्दीन, बीएल मित्रा, डीपी खेतान। तो ये सारे लोगों ने मिलकर संविधान तो बना दिया। अब है कि संविधान का उपयोग कैसे करें। तो हर किताब को जब आप खोलेंगे तो उसमें पाएंगे कि उसमें विषय सूची लिखी हुई है, विषय सूची लिखी हुई है, और वो कि किताब पहले कितने भागों में बटा है। तो वैसे ही हमारा संविधान कुछ भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 22 भाग में। इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आपको मिलेगी, किस भाग में कौन कौन सा चीज दिया गया है। और प्रत्येक भाग में, जैसे मान लीजिए कि इसमें भाग 3 हमने निकाला कि भाई इस संविधान का तीसरा भाग कौन सा दिखाओ, तो तीसरा भाग है। तीसरा भाग में क्या लिखा हुआ है? तो तीसरा भाग में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार, ये फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है। अब वो अध्याय है, फंडामेंटल राइट एक अध्याय है। तो अब ये अध्याय में कहां से कहां तक के अनुच्छेद मिलेंगे, तो अभी इसी अध्याय में, मतलब उस भाग में तो फंडामेंटल राइट एक टॉपिक हो गया, और फंडामेंटल राइट एक टॉपिक हो सकता है, उसमें 2 टॉपिक और हो। जैसे संघ राज्य क्षेत्र आप पढ़ेंगे तो उसमें और टॉपिक आप पाएंगे, और भी पढ़ेंगे अंदर अंदर तो और भी सारे टाइप चीज पाएंगे। वो बताऊंगा मैं, अभी जस्ट उसके वीडियो जब लाऊंगा मैं तो वो मैं लाऊंगा। जैसे आप राज्य के नीति निषेध सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें 4 है, 4A भी तुरंत आगे मिलेगा, मूल कर्तव्य, वो उसी में है। तो ऐसे एक अध्याय, एक भाग में कई अध्याय हैं, किसी किसी में एक ही अध्याय है। तो इस वाले भाग 3 वाले में एक ही अध्याय है। उस अध्याय को अंग्रेजी में हम चैप्टर बोलते हैं, और उस चैप्टर में 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद समाहित किए गए हैं। हर अनुच्छेद में अलग अलग कहानी है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक अनुच्छेद है 12 या कोई एक अनुच्छेद है 19, ये स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आता है। तो इस अनुच्छेद में क्या क्या है? तो अनुच्छेद में एक मिलेगा क्लॉज, जिसे हम परंतु कहते हैं। और कैसे हुआ? जैसे 19A, ये हो गया परंतु, ए परंतु हुआ इसमें, लेकिन इसमें भी पार्ट हो सकता है, उसको कहेंगे सब क्लॉज, यानी कि उप परंतु। यानी उसको लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि 19A1, ऐसे ये हुआ उप परंतु। तो आप समझ चुके हैं संविधान है, संविधान को भागों में बांटा, अलग अलग भाग है, टोटल 22 कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अध्याय है, हर भाग में कोई ना कोई अध्याय है। जैसे दूसरे भाग में नागरिकता है, पहले भाग में संघ राज्य क्षेत्र है, तीसरे भाग में फंडामेंटल राइट है, चौथे भाग में डीपीएसपी है, चौथे में क डाला गया है जिसमें कर्तव्य डाला गया है। तो ऐसी चीजें हमें मिलेंगी आगे। ये अध्याय हुआ। फिर अध्याय में अनुच्छेद, अनुच्छेद में परंतु, परंतु में उप परंतु। अब आइए बात करते हैं शासन प्रणाली क्या होती है, क्या है शासन प्रणाली, और पहले कैसा था, अब कैसा है। अगर हम बच्चे वाले कहानियों की तरफ मुड़ेंगे या बाल्य अवस्था को देखेंगे तो हम पाएंगे कि शासन प्रणाली, हमारी कहानियों में अक्सर राजा मिलेंगे आपको। एक राजा था, वो ऐसा था, वो वैसा था, ये राजा वाली कहानी मिलेंगे। यानी प्राचीन समय में जो शासन चलता था वो राजतंत्र चलता था। और राजतंत्र में शासक कौन होता था? शासक होता था शासक, मतलब राजा। अब राजा कैसे बनते थे? राजा भी बनने के 2 तरीके थे। पहला तरीका था कि वंशानुगत बनेगा, वंशानुगत राजा होगा। और दूसरा तरीका था कि भाई खानदान का बड़ा लड़का बनेगा। अच्छा, वंशानुगत में जरूरी नहीं है कि बड़ा लड़का बनेगा। वंशानुगत में ये हो सकता है कि उसी खानदान में बनेगा जो लड़ मार पीट के बन जाए। और एक था कि बड़ा लड़का बनेगा, एक था कोई भी बन सकता है, कोई भी अचानक उठेगा, हथियार उठाएगा, कत्लेआम करेगा, राजा बन जाएगा। मतलब 3 मान लीजिए आप मूलतः। अगर आप इसको थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे तो 3 पाएंगे कि 3 तरीके थे। कि एक वंशानुगत चल रहा है जिसमें वंश में कोई एक ही बनेगा, दूसरा है कि बड़ा बेटा बनेगा, हिंदुओं में विशेषता यही होती थी, और एक तक कोई भी बन सकता है। जैसे आप देखेंगे कि हुमायूं राजा है मुगल वंश का, और अचानक से शेरशाह राजा बनते हैं। शेरशाह किसी खानदान से तो नहीं है, अचानक से बने हैं, लड़के बने हैं, पीट के बने हैं, काट के बने हैं, कूट के बने हैं, तो शेरशाह बनेंगे राजा। तो ऐसे चलता था शासन प्रणाली। लेकिन अब का क्या व्यवस्था है? अब का व्यवस्था है कि अब आ गया है लोकतंत्र। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में लोग वोट से चुनते हैं। हम, आप, जो सामान्य जनता है, ये हम अपने वोट से चुन करके किसी एक व्यक्ति को संसद भेजते हैं।
और चुनने का आधार क्या है? बांट रखा है। वही आधार जो संविधान सभा में चलता था 10 लाख की आबादी पे, वही आधार है। तो हम उसको बांटते हैं, 10 लाख के आधार पे एक लोग को चुनते हैं, वो चुन करके उनको संसद भेजते हैं, वो सारे लोग संसद में बैठ करके एक प्रधानमंत्री को चुनते हैं। या किसी किसी देश में प्रधानमंत्री नहीं है तो उस देश में वो सारे संसद मिलकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। यानी कि शासक दो ही लोग हो सकते हैं, एक प्रधानमंत्री पीएम और दूसरा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, यही हो सकता है। क्या है, हम और आगे विस्तार से थोड़ा जानेंगे। तो आप समझ चुके हैं प्राचीन रूप में राजतंत्र चलता था और अभी लोकतंत्र चलता है। ऐसा नहीं कि अभी भी राजतंत्र है, कई देशों में वंशानुगत राजतंत्र है। बताऊंगा मैं, अभी आपको उदाहरण बताऊंगा उसको कहां कहां है ये। अभी पहले पढ़ते हैं कि लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली का मुख्य रूप क्या है। यही लोकतंत्र, ये जो लोकतंत्र में भी आप दिखा रहे हैं यही लोकतंत्र है कि अब ये कैसे काम कर रहा है। इसमें मुख्य रूप में दो बातें हैं। एक तो है कि संसद बन करके चलेगा, मतलब उसमें पूरा पावर संसद के पास रहेगा, संसद जो चाहेगी वो करेगी, जिसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। इसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका होगा। और एक होगा जिसमें संसद नहीं है, उसमें वन मैन आर्मी जैसा मामला बैठेगा। वो कौन है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली। संसदीय में क्या होता है, एक सरकार अलग होती है, एक राज्य का प्रमुख अलग होता है और एक सरकार का प्रमुख अलग होता है। मतलब सरकार चलाने वाला एक अलग व्यक्ति है और राज्य चलाने वाला एक अलग व्यक्ति है। वो संसदीय में होता है। और इसमें क्या है, इसमें एक ही व्यक्ति है जो राज्य भी चला रहा है और सरकार भी चला रहा है। अब आप पूछेंगे कि राज्य क्या है, ये सरकार क्या है? राज्य वो चीज है जिसमें देश के सारा शासन, सत्ता, पावर, या यूं समझिए ना बहुत आसान भाषा में, राज्य वो हुआ जो रूल बनाता है, जो हमें जीने के लिए आधार बनाता है, वो राज्य हुआ। शासन कौन है? जो उसको लागू करता है, जो उसको चलाता है, रन कराता है। तो अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शासन का आधार, मतलब जो राज्य का हेड है और जो गवर्नमेंट का हेड है, दोनों एक ही व्यक्ति होता है। उसके पास बहुत पावर होती है। कौन सा देश है बताने की जरूरत ही नहीं है आपको पास, बाइडेन साहब को आप समझ गए होंगे देखकर, यूएसए है। और भारत में क्या है? संसदीय है। लेकिन इसका बेस्ट उदाहरण जो है, जो शुरुआती उदाहरण है, वो आप पाएंगे कहां से? यूके से, वहां है संसदीय। आगे पढ़ते हैं फिर। अध्यक्षीय में क्या होता है बताइए दिया आपको कि राज्य का प्रमुख जो है और सरकार का प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होता है। कौन व्यक्ति होता है? राष्ट्रपति। और यही वास्तविक प्रमुख होता है। वास्तविक मतलब रियल सेंस में मालिक यही है। ये मंत्रिमंडल बाहर से बना सकता है लोगों को उठा करके, जरूरी नहीं कि इनके मंत्री पढ़े, मतलब इनके सांसद ही हो, कोई भी बना सकता है। संसदीय में वो नहीं है। संसदीय में ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब मैं अध्यक्षीय और उसका अंतर बताऊंगा तब मैं वहां बताऊंगा। अलग चैप्टर ही आएगा, अभी बहुत जल्द आएगा। संसदीय में राज्य का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। कौन है भारत में? द्रौपदी मुर्मू साहब है, साहिबा है। वो राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होगा। सारे काम इनके नाम पे किए जाएंगे। देश के जितने शांति समझौते, अधिग्रहण, जो कुछ भी होगा सब इन्हीं के नाम पे होगा। लेकिन ये एक्टिव नहीं होंगे। एक्टिव कौन होगा? वास्तविक प्रधान। कौन है? मोदी साहब। यानी कि शासन अध्यक्ष, सरकार का प्रमुख जो है वो कौन होगा? वो मोदी साहब होंगे। यानी कि सरकार का प्रमुख जो है, इनके पास असली पावर होगा, इनके पास असली पावर होगा। यही राज्य का वास्तविक प्रमुख होंगे। अब भारत तो बड़ा खूबसूरत देश है लोकतंत्र के मामले में, पढ़ेंगे हम, जब पढ़ेंगे तो आगे। अब है कि अगर सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी, इसमें क्या क्या होगा? तो एक है विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। ये तीनों शब्द आपको आपके जीवन में कम से कम 10 बार आते होंगे, रोज आते होंगे, 1-2 बार तो, मतलब आप महीने में 10 बार तो आराम से सुनते होंगे। और जीवन एक आध बार तो विधायिका ने कर दिया, कार्यपालिका ने कर दिया, न्यायपालिका। हम एक तोड़ के समझ लेते हैं कि विधायिका हम किसको कहते हैं, कार्यपालिका किसको कहते हैं, न्यायपालिका किसको कहते हैं। विधायिका का मतलब होता है विधा, विधान, जो विधि बनाता है वो विधायिका हुआ। कार्यपालिका जो लागू करता है, न्यायपालिका जो न्याय देता है। अब कौन है विधायिका, कौन है कार्यपालिका? यहां ध्यान देने वाली बात है कि विधायिका जो है ये सारे संसद के सदस्य होंगे, बाहर के लोग नहीं आएंगे इसमें। जो अमेरिका में हो सकता है, अमेरिका में बाहर के लोग हो सकते हैं, भारत में नहीं हो सकते हैं। भारत में अधिकतम 6 महीने का मंत्री बन सकता है, वो बाहर नहीं हो सकता। विधायिका में क्या है? केंद्र है और राज्य है, 2 स्तरों पर हमारे यहां शासन चलता है, क्योंकि हम
संघ जैसा मामला है हमारे यहाँ। केंद्र में कौन सा है? राज्यसभा है और लोकसभा है। इसके सदस्यों को विधायिका माना जाता है क्योंकि यही दोनों कानून बनाते हैं। आप सुनते होंगे ना कि केंद्र लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ कोई एक्ट, कोई अधिनियम। वैसे ही राज्य में क्या है, कहीं कहीं विधान परिषद है, कहीं कहीं नहीं भी है। मैक्सिमम जगह पे नहीं है, 5-6 जगहों पे ही विधान परिषद है। वैसे ही विधानसभा है। कार्यपालिका में कौन कौन है? अब कार्यपालिका में देखिए, राष्ट्रपति साहब है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है और केंद्रीय सेवाएं हैं। और इसमें केंद्रीय सेवाएं भी हैं। केंद्रीय सेवाएं मतलब जो IAS IPS बनते हैं वो। एक से वैसे ही राज्यों में है। राज्यों में राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद होगी, उसमें मंत्रिमंडल होगा उनका, और उनकी प्रांतीय सेवाएं होंगी। प्रांतीय सेवाएं आप सुनते होंगे ना, जैसे मान लीजिए UPPCS हुआ, MPPSC हुआ, BPSC हुआ, OPSC हुआ। तो ये इससे जो लोग आएंगे ये भी विधायिका के ही, कार्यपालिका के ही अंग माने जाएंगे। तो ये तो हुआ कार्यपालिका। विधायिका बता दिया, कार्यपालिका। अब है न्यायपालिका। भारत में न्यायपालिका का बहुत शानदार सिस्टम है। एक है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है। अब उसके अंडर में है हाई कोर्ट जो संभवतः 25 है। अभी मैं जिस दिन हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा आपको मैप पे लोकेट करके बता दूंगा और आपको एक बार में याद हो जाएगा कि कौन सा हाई कोर्ट कहां है, उसमें कितनी सीटें हैं। 2 चीजों की तो चिंता बिल्कुल आप छोड़ दीजिए कि डेटा में कहां से दूंगा। डेटा में आपको भर भर के दूंगा और याद कराने की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। और कुछ नहीं होना तो 0.2 वीडियो करके देख लेना है, 2 बार 3 बार देख लेंगे, डेटा आपको याद हो जाएगा। और आजकल तो एग्जामों में, वनडे एग्जामों में डेटा ही पूछे जाते हैं सामान्यतः, तो वो डेटा आपको काम आ जाएगा। इसलिए आपको भटकने की कतई जरूरत नहीं है, ये डेटा मैं सब उपलब्ध करवा दूंगा। तो न्यायपालिका में कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी अधीनस्थ न्यायालय है, जो छोटे छोटे न्यायालय है ना, जैसे आप देखेंगे ब्लॉक लेवल पे, ये सारे उसी में आते हैं। तो ये है न्यायपालिका। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है और सुधार की गुंजाइश तो लगी ही रहती है, बनी ही रहेगी। अभी थोड़ा आप देख ही रहे हैं, संसाधनों का अभाव है। संसाधनों के अभाव में लोगों का अभाव है, पर्याप्त साधन नहीं है। जो बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूं। सुधार जितनी भी जरूरत होगी, और त्रुटियां तो मुझसे होंगी ही, स्वाभाविक है, इसलिए आप इसको बताते चलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम संविधान के सारे तथ्यों को आपसे रूबरू करवाएंगे, इसी कड़ी में पहले हमने आपको अनुसूचियों को बताया, फिर भागों को बताया, और अब हम लेकर के आए हैं संविधान के संपूर्ण अनुच्छेद। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि ये 2 या 3 भागों में आए, लेकिन इसमें कंप्लीट सारे अनुच्छेद मिलेंगे आपको। और इसके तुरंत बाद हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें संविधान के सारे संशोधन हैं। फिर हम और दूसरी एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम संविधान के तमाम स्रोत कि किस राज्य से, किस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है और कैसे कैसे लिया है, ये सब हम आपको बताएंगे। मतलब हम तथ्यों से आपको कहीं नहीं छोड़ना चाहते हैं, हम तमाम तथ्यों को आपसे रूबरू करा देंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे संविधान का विस्तार से अध्ययन, और टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक, जैसे फंडामेंटल राइट हुआ, राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, सबको एक बार उठाएंगे और ठीक से उसका अध्ययन करेंगे, समझेंगे उनके बारीकियों को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अनुच्छेद और पहला भाग। पहला भाग जो है हमारे संविधान में हुआ संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और ये कहां से कहां तक आपको पता ही है, बताने की क्या जरूरत रही अब। ये 1 से लेकर के 4 तक है। संविधान के भाग 1 में जो अनुच्छेद 1 है उसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र लिखा हुआ है। यहीं पर लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों के नामांकन अथवा स्थापना का। अनुच्छेद 2A सिक्किम से रिलेटेड था, अब खत्म हो गया है। अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन है। अनुच्छेद 4 है। अनुच्छेद 4 में
अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन निर्मित कोई भी कानून अथवा विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनार्थ संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। मतलब अनुच्छेद 2 और 3 में जो बदलाव किए जाएंगे इसको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दूसरा भाग है नागरिकता। नागरिकता 5 से 11 तक है, पता ही है आपको। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय में जो नागरिकता थी वो बात है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों उनके नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ भारतीय नागरिकों की बात की गई है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात की गई है। अनुच्छेद 9 में जो व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं उन्हें नागरिकता नहीं मिल सकती है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकारों की निरंतरता है और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जा सकता है। अब है मूल अधिकार यानी भाग 3। भाग 3 आपको पता ही है कहां से कहां तक है। भाग 3 12 से लेकर के 35 तक है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। राज्य की परिभाषा, राज्य का मतलब वो तमाम चीजें जो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, वो राज्य हो गया। जैसे कि अगर कोई प्राइवेट फैक्ट्री खोल रहा है वो भी अपने आप में एक राज्य हो जाएगा। जैसे कि पंचायत है वो भी अपने आप में एक राज्य माना जाएगा। जैसे कि कोई एमएनसी है वो भी अपने आप में राज्य है। जैसे कि कोई फैक्ट्री है, इंडिपेंडेंट है और राज्य है। मतलब वो तमाम चीजें जिसपे उसका खुद का कानून लागू होता है वो राज्य है। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। और ठीक याद रखना है आपको, यही चीज जाते जाते डीपीएसपी जब आएगी, जब आप हम पढ़ेंगे डीपीएसपी को, तो उसमें अनुच्छेद 36 जो है वहां पे ये चीजें मिलेगी। सेम अनुच्छेद, वहां भी राज्य की परिभाषा दिया और वो कहा हुआ है कि राज्य की परिभाषा कौन सी वाली, जो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में कही गई है। एग्जैक्टली उसमें ये लिखा हुआ है। तो आपको 12 और 36 एक साथ याद रखना है। अनुच्छेद 13 में कानून जो मूल अधिकारों के प्रति असंगति अथवा अप्रतिष्ठापूर्ण हो, मतलब वह कानून जो मूल अधिकार को अगर ओवरलैप कर रहा है या उसको तोड़ रहा है, काट रहा है, छांट रहा है, तो वो वहीं से, वो कानून जो मूल अधिकार को रोक रहा है या ओवरलैप कर रहा है, वो कानून वहीं से शून्य माना जाएगा। ये आर्टिकल 13 में लिखा गया है। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 में कई आर्टिकल हैं, 2-3 हैं, लेकिन इसको अपन जब विस्तार से पढ़ेंगे फंडामेंटल तो वहां मैं बताऊंगा आपको। तो इसलिए अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 जो है वो एग्जैक्टली वाक स्वतंत्रता आदि विषयक अधिकारों का संरक्षण है, जो अगले स्लाइड में मिलेगा। लेकिन हमने 19 को जो छोटे छोटे उसमें आर्टिकल्स है ना जो बहुत जरूरी है, वो मैंने इसमें लिख दिया है। अनुच्छेद 19A बोलने की आजादी है। 19B सभा करने की आजादी है। 19C संघ बनाने की आजादी है। 19D पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता है। 19E पूरे देश में बसने रहने की स्वतंत्रता है। और 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका की आजादी है। आप गौर कर रहे होंगे ABCDEG है, F गायब है। F में संपत्ति का अधिकार था जिसको संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है। ये आर्टिकल 31 में भी मिलेगा, यानी अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19F ये दोनों को यहां से हटा करके कहीं और रखा गया है। कहां रखा गया है बताऊंगा, वैसे पता ही आपको 300 क में रख दिया गया है, पता ही आपको। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों का संरक्षण है। ये अधिकार था जो पिछले वाले स्लाइड में हमने विस्तार से बात बताई है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E और 19G। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 सीधी से संरक्षण है। इसमें क्या है, अनुच्छेद 20 में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा। अपराधों से इसी में आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, इसी में आएगा और भी एक्ट जो वो कहते हैं नजरबंदी जैसा एक्ट, वो सब इसी में आएगा। अनुच्छेद 21 जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। ये तो बहुत लंबा है, इसमें बड़ा सारा लिस्ट अब जुड़ गया है। ये मेनका गांधीवाद से जब बढ़ाना इसमें शुरू हुआ, अब तो इसमें बहुत सारे चीज आ गया है। अनुच्छेद 21A ये 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया जिसमें शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी तथा निरुद्धता से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम से संरक्षण है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बच्चों के रोजगार का निषेध है। छोटे बच्चे कारखानों में नौकरी नहीं कर सकते हैं। जब पढ़ेंगे विस्तार से कारखाना अधिनियम तब उसमें बताएंगे कि 1885 में कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा कारखाना अधिनियम आया था। अनुच्छेद 25 अंतःकरण तथा धर्म के प्रकटन, अभ्यास एवं प्रचार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में स्वतंत्र प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए कर भुगतान की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देश अथवा धार्मिक उपासना के लिए उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी शैक्षणिक संस्थान खोलने और चलाने का अधिकार है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार बताया था आपको, निरस्त कर दिया गया है, 300 क में लाया गया है। अनुच्छेद 31A संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा
अनुच्छेद 31B कुछ अधिकारों के विनियमनों की वैधता है। अनुच्छेद 31C में नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रभाव डालने वाले कानूनों की रक्षा है और अनुच्छेद 31D निरस्त हो गया है। अब आ गया अनुच्छेद 32, उपचार है, संवैधानिक उपचार बोलते हैं इसको। ये इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि इस अनुच्छेद के दम पे पूरा फंडामेंटल राइट जो है वो चलता है। क्यों है इतना दमदार, पढ़ाएंगे आपको, जब फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे तो बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे अनुच्छेद 32 की। इसी के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पास 5 अधिकार होते हैं जिन्हें रिट कहते हैं। कौन कौन से रिट होते हैं, किस पे लागू होते हैं, कैसे लागू होते हैं, सब जानेंगे अपन जब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट। इसके बारे में बस अभी इतना बता दूं आपको कि संविधान निर्माता आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदान किए गए अधिकार संशोधित करने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त उन स्थितियों में रोक जबकि किसी संस्थान पर सैन्य शासन लगा हो। 2 गलतियां इसमें लिखी हुई हैं, स्थितियां और किसी से लिखा हुआ है गलती है, मैं इसको देखूंगा एक बार। अनुच्छेद 35 इस भाग में प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन दिया गया है। अब आते हैं अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, चैप्टर का नाम है DPSP जो भाग 4 में आता है। ठीक है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 12 बताते वक्त आपको बताया था। अनुच्छेद 37 इस भाग में सम्मानित सिद्धांतों को लागू करना है। और इसमें ही दिया हुआ है कि आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 37 में ही दिया हुआ है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण के वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाली कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता है। आपको पता है कि ये बाद में जोड़ा गया संविधान में। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता का अधिकार है। अनुच्छेद 42 न्यायोचित एवं मानवीय कार्यदशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 43A उद्योगों में प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता होनी चाहिए। और अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों का प्रोत्साहन होना चाहिए। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड। अनुच्छेद 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 46 SC/ST कमजोर वर्ग के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 पोषाहार का स्तर, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन बनाया जाएगा। अनुच्छेद 48A यानी क पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा है। अनुच्छेद 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलगाव किया जाएगा, मतलब उसमें बंटवारा है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये था DPSP। अब आ गया मूल कर्तव्य जो भाग 4 के ही 51 क में दिया गया है। मूल कर्तव्य 11 है टोटल। जब संविधान बना था तब उस समय मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन करके जो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट सुझाव पर आधारित था लागू किया गया। मैंने किसी एक वीडियो में कह दिया था कि प्रारंभ में 9 सुझाव दिए गए थे, माफी चाहता हूं उसके लिए। प्रारंभ में 8 सुझाव ही दिए गए थे, लेकिन जब जोड़ा गया तब इसमें 10 जोड़ा गया, लेकिन वर्तमान में ये 11 है। बताऊंगा कौन सा 11वां है। तो अनुच्छेद 51 का जो पहला कर्तव्य है वह है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगानों का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जरूरत पड़े, अगर आप डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टरी कर रहे हैं, जरूरत पड़े देश को तो आप डॉक्टरी छोड़ करके राष्ट्रीय हित के लिए सैनिकों का इलाज करने जाएं। ये है, जरूरत पड़े आपको देश की तब आप उसके लिए खड़े रहें। पांचवा है भारत के सभी लोगों को समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कोई ऐसी प्रथा होती है ना जिसमें महिलाओं को ठेस पहुंचता है, वैसी प्रथा का नहीं रखना है, छोड़ देना है। छठा है हमारी सांस्कृतिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसके का परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसमें अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें और उसके संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। कुछ लोग होते हैं ना जो
आपने देखा होगा, ये व्हाट्सएप पे कुछ दिन एक वीडियो चला था कि एक बच्चा क्या, उस यंग ही आदमी था, वो कुत्ते को तड़पा रहा है और मार रहा है। गंदी हरकतें हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। या चलते फिरते रोड पर आप किसी भी कुत्ते को पत्थर मारते हैं, नहीं करना चाहिए। मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था जिसमें एक व्यक्ति है जो ऐसे ही रोड में जा रहा है, गली में जा रहा है, और अचानक से सामने कुत्ता देखा तो कुत्ते का पीछे वाला पैर पकड़ के उसको नचाने लगता है। कुकृत्य है, ये नहीं करनी चाहिए। जो जीव बोल नहीं सकता है ना, आप उसे प्यार करिए, उसे प्यार दीजिए, ना कि आप उसे मारेंगे, तड़पाएंगे। आइए, 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए जरूरी है कि समाज में इतना अंधविश्वास फैला हुआ है। चचा की बीमारी हुई, लोगों ने माता का प्रकोप समझ लिया और उसका इलाज करने लगा, पता चला वो मर गया। तो आपको बीमारी पे ध्यान देना है, आपको बीमारी समझनी है। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ट्रेन में चल रहे हैं आप और उसका बल्ब तोड़ दिए, उसकी बत्ती तोड़ दिए, सीट फाड़ दिए, नहीं करना है ऐसे। सार्वजनिक सामान है, संभाल के रखिए, वो आपकी संपत्ति है। पार्क में गए हैं, घास फूस तोड़ रहे हैं, पौधे तोड़ रहे हैं, पेड़ तोड़ रहे हैं, नहीं करना है ये सब। ये फालतू बातें हैं, आपको रक्षा करनी है, सार्वजनिक संपत्ति है वो। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसमें राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 में 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराइए, यही जुड़ा हुआ था। अब आते हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है वो संविधान के 5वें भाग में दिया हुआ है। पहला पढ़ते हैं, अनुच्छेद 52, इसमें भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धतियां हैं, किस पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, पद्धतियां हैं। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है कि राष्ट्रपति कितने साल तक रहेंगे। अनुच्छेद 57, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता है, अगर जो राष्ट्रपति दोबारा बनना चाहता है उसके लिए क्या पात्रता है। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्त चाहिए। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान है। जब मैंने आपको अनुसूची पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि शपथ पहली, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची का अंतर करते वक्त बताया था कि दूसरी अनुसूची में वेतन की बात तो है, मतलब दूसरी और तीसरी में परिवर्तन में बताया था कि एक में वेतन की बात तो है लेकिन शपथ की बात नहीं है। शपथ की बात उनका सेपरेट आर्टिकल है, वो आर्टिकल यही है। अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचक का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है, कितने दिन में भरना है, वो वैसे टाइम 6 माह ही रखा गया है। अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे। अनुच्छेद 65, आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आप ये बताइएगा कि कौन से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए काम कर रहे थे और काम करने के बाद उनको लगा कि नहीं मुझे भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहिए, तो उन्होंने उस पद से त्यागपत्र देकर के चुनाव लड़ा, फिर वो राष्ट्रपति बने। और इसी बीच में एक अकाल की स्थिति बनी जो संविधान में लिखित नहीं था, जो बाद में संविधान संशोधन करके डाला भी गया कि भाई अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो देश में, राष्ट्रपति के न रहने पे यानी मरने पे या किसी स्थिति में गायब हो, सीट खाली हो, तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति बनते हैं। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन बनेगा, यह प्रावधान किया गया था। तो आपको यह बताना है कि वो कौन से राष्ट्रपति थे जो उपराष्ट्रपति का पद पर त्यागपत्र दे दिए थे और फिर राष्ट्रपति का चुनाव लड़के वो राष्ट्रपति बने थे। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 68, उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचक का समय है और आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। अनुच्छेद 69, उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 70, अन्य किसी आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन है। अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय हैं। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति है। ये जो है, ये आर्टिकल जो है संविधान में, ये बहुत जरूरी है। इसका इस्तेमाल बहुत लोग करना चाहते हैं, करते भी हैं। जैसे जितने लोगों को फांसी होती है सामान्यतः वो लोग तो करते ही करते हैं और वो लोग पहुंचते हैं राष्ट्रपति तक कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन राष्ट्रपति कहाँ सुनने वाले हैं। अनुच्छेद 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख है। अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख है। ध्यान रहे, मंत्री परिषद का उल्लेख है, मंत्री परिषद शब्द आ गया। अनुच्छेद 75, मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 76, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है।
कि भारत में एक महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन संबंधी उल्लेख है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। राष्ट्रपति, मैं जब पढ़ाऊंगा आपको राष्ट्रपति तो मैं बताऊंगा कि एक राष्ट्रपति ऐसे भी हुए थे जिनका प्रधानमंत्री से बड़ा कन्फ्लिक्ट चलता था और वो शाम को सूचना देकर के प्रधानमंत्री को रोज कहते थे कि आज का क्या कार्य हुआ बताओ, और प्रधानमंत्री इधर से अपनी सारी सूचनाएं भेजते थे राष्ट्रपति के पास में। एक ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए देश में, एक ऐसे भी राष्ट्रपति हुए। ये कहानी बताऊंगा, बहुत मजेदार कहानी, आपको मजा आएगा सुन करके। अब आइए संसद। संसद आपको पता ही है कि 3 घटकों से मिलकर के बना है। पहले घटक है राष्ट्रपति और दूसरा घटक है लोकसभा और तीसरा घटक है राज्यसभा। तो हम लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तो देख ही चुके हैं, अब ये लोकसभा राज्यसभा को देख लेते हैं। अनुच्छेद 79 इसमें संसद के गठन का लेख है। आर्टिकल 80 राज्यसभा का उल्लेख है। 81 लोकसभा का उल्लेख है। कैसे याद रखिएगा, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या है, एक बस कंसेप्ट आप समझ लीजिए। देखिए, संसद के गठन का उल्लेख है 79 में, याद रखना है आपको। जब संसद के गठन का उल्लेख हो जाएगा ना, तब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि एसी में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, लेकिन जो रोड पर चलता हुआ व्यक्ति है ना, मजदूर टाइप का लोग है, उसको वो कमजोर समझता है। तो अब इसको यहीं लेकर के आइए। राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं वो एलिट क्लास के लोग हैं, वो ऊपर ऊपर आ जाते हैं, वो जमीन पर धूल फांक करके चुनाव नहीं लड़ते हैं। जो जमीन पर धूल फांक करके जो गरीबों का वोट और अमीरों का वोट और मध्यम वर्गीयों का वोट लेकर के पहुंचते हैं, वो लोकसभा में पहुंचते हैं। तो आप यूं समझिए कि लोकसभा वाले गरीब हैं और राज्यसभा वाले अमीर हैं, एसी में बैठने वाले लोग हैं। तो जो एसी में बैठने वाले लोग पहले वो आते हैं समाज में, यानी वो 80 में आ गए, और एसी 80 में आ गए। और अनुच्छेद 81 इसमें कौन है, लोकसभा वाले हैं, तो लोकसभा आ गया। वैसे ही 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन किया जाएगा। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता दिया हुआ है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन संबंधी उल्लेख दिया हुआ है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। अनुच्छेद 88 संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी का अधिकार है। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख दिया हुआ है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त रहेगा, मतलब रिक्त होना, परित्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख है। अनुच्छेद 91 में सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्यों का पालन करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति का उल्लेख दिया हुआ है। अनुच्छेद 91 अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब वो पीठासीन नहीं हो सकते हैं, ये 92 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख दिया हुआ है। 93 में हो गया। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अगर रिक्त होगा या पद त्याग या पद से हटाया जाना है, ये 94 में दिया है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 96 में जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष का हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब ये पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। मतलब ये पूरा का पूरा 92, 93, 94 और 95 जो अनुच्छेद हैं, ये सारे के सारे राष्ट्रपति, ये संसद से संबंधित हैं कि इसमें कौन रहे, सभापति होगा, सभापति नहीं है तो कौन होगा, सभापति है तो कौन होगा, अगर उनके खिलाफ कोई विचाराधीन है तब क्या होगा। अनुच्छेद 97 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन की बात की गई है। अनुच्छेद 99 में क्या है, 98 में क्या है, संसद के सचिवालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 99 में क्या है, संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 100 में क्या है, संसद सदस्यों के मतदान, रिक्तियों होते हुए भी सदन में कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का मामला है। अनुच्छेद 101 में संसद के स्थानों का रिक्त होना। 102 में संसद सदस्य के लिए योग्यताएं क्या हैं। 3 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय है। 102 में योग्यता है, 103 में अयोग्यता है। 104 में अनुच्छेद 99 के तहत शपथ ग्रहण करने के पहले अगर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, मतदान में भाग ले लेते हैं, तब आप दंड के पात्र होंगे। मतलब जब योग्यता नहीं हो अथवा जब अयोग्य ठहराया गया हो, तब आप उसमें शपथ ग्रहण या स्थान ग्रहण करने इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 105 में संसद के सदन की तथा उसके सदस्यों की समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार है। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं। 107 में विधेयक की प्रस्तुति और उसके पारित करने संबंधी प्रावधान है। 108 में कतिपय मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक है। 108 माला जपते हैं ना, 108 माला जपते हैं तो दोनों सदन के लोग आते हैं, उसमें बैठते हैं। फिर उसमें लोकसभा के अध्यक्ष को अध्यक्ष बनाया जाता है। अगर वो ना हो तो उपाध्यक्ष को उपाध्यक्ष बनाया जाता है, और वो अगर ना हो तो राष्ट्रपति से चाहेंगे उसे बना देते हैं। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। यही है 109, यहाँ आगे भी मैंने लिख दिया, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। अनुच्छेद 110 धन विधेयकों की परिभाषा है, कौन कौन सी चीज धन विधेयक के अंतर्गत आएंगे, इसकी परिभाषा है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर
अनुमति या स्वीकृति है। अनुच्छेद 112 में बजट है, मतलब वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ध्यान रखिएगा, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। अनुच्छेद 113 में संसद के प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया है। 114 में विनियोग विधेयक है। 115 में पूरक, अतिरिक्त तथा अतिरेक अनुदान है। अनुच्छेद 116 में लेख पर मतदान, ऋण तथा असाधारण अनुदानों पर मतदान है। 117 में वित्तीय विधेयक संबंधी विशेष प्रावधान है। 117 में ABC करके है, मैं बताऊंगा जब विधेयक बताऊंगा तब उसमें बताऊंगा। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया संबंधी नियमन है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्यवाही संबंधित विनियमन है। अनुच्छेद 120 में संसद में उपयोग की जाने वाली भाषा है कि कौन सी भाषा संसद में बोली जाएगी या उनके सदस्य कौन सी भाषा बोलेंगे। भाषा खंड जब पढ़ाएंगे ना, वो बड़ा मजा आएगा। 120 और इसके ठीक अपोजिट वहां चले जाएंगे लोग राज्य विधानसभाओं में, तो 210 आ जाएगा। खैर तब बात करेंगे। अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही जांच ना किया जाएगा। अनुच्छेद 123 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, या यूं कहिए कि पावरफुल अनुच्छेद है। ये क्या है? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके ठीक अपोजिट आप जाएंगे ना, ये 123 को आप थोड़ा सा पलट देंगे तो ये सेम शक्ति राज्यपाल के पास चली जाती है, यानी वहां पे ये शक्ति बन जाएगी 213। आप याद रखिएगा, जब वो अनुच्छेद आएगा तब आपको याद हो जाएगा। या यूं याद रखिए, सेंटर में राष्ट्रपति साहब हैं जिनके पास में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ये 1 2 3 से है, और जब राज्य में जब जाएंगे तो 2 1 3 हो जाएगा। बस ये 1 2 2 1 हो जाता है। अब आते हैं न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय 124 अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय 124A में एनजेक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बोलते हैं इसको, नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट कमिटी। अनुच्छेद 124B में आयोग के कार्य क्या होंगे ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 124C में संसद के कानून बनाने की शक्ति दिया हुआ है। अब आते हैं अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय के बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात की गई है। अनुच्छेद 119 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान है। अभिलेख न्यायालय क्या है बताएंगे आपको, बहुत अच्छी चीज है ये। अभिलेख न्यायालय मोटा मोटी तौर पर यूं समझ लीजिए कि वो अपने जजमेंट को खुद ही रखते हैं या उसको अनुसरण करते हैं बाकी लोग। वो एक तरह का स्क्रिप्ट हो गया कि इसको देख करके ही बाकी केसों में जजमेंट किया जाएगा। उस तरह का अगर केस कभी आता है तो अभिलेख टाइप का कुछ मामला वो होगा। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता या आसन की बात है। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है। अनुच्छेद 132 में उच्चतम न्यायालय कुछ मामले में उच्च न्यायालय से अपील के मामले में अपीली अधिकार लेता है। अनुच्छेद 133 सिविल मामले में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 134 उच्चतम न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 134A में उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र चाहिए होता है, ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 135 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्तमान कानूनों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग किया गया है। अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश दिया गया है। अनुच्छेद 137 में निर्णय और आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा समीक्षा किया गया है। अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विस्तारित किया गया है, ये संसद कर सकती है। अनुच्छेद 139 में कतिपय मामलों पर रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। अनुच्छेद 140 में उच्चतम न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियां हैं। अनुच्छेद 141 में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून का सभी न्यायालयों पर लागू होना। अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय का आदेश तथा साथ ही अन्वेषण आदि से संबंधित आदेशों का प्रवर्तन कराना। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। बेरोजगारी कांड जब पढ़ेंगे तो ये बताएंगे कि ये क्या है। इसमें राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से मांगते हैं कि उसके चीफ जस्टिस CJI से मांगते हैं कि भाई मुझे सुझाव दीजिए आप, और वो सुझाव देते हैं। राष्ट्रपति माने या ना माने इस पे उनका मन रहता है, कन्फ्लिक्ट है, पढ़ेंगे फिर विस्तार से। अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। अनुच्छेद 145 में न्यायालय के नियम वगैरह हैं। अनुच्छेद 146 में उच्चतम न्यायालय के पदाधिकारी तथा सेवक एवं व्यय है। और अनुच्छेद 147 निर्वाचन है। इसको एक ही वीडियो में रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे, फिर CAG देखेंगे, फिर राज्यपाल देखेंगे वगैरह वगैरह, आगे इसका हम समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं एक सूचना और आपको दे दूं कि मैंने इसमें तेजी से इसलिए बोला है, मतलब रफ्तार हमने धीमी इसलिए नहीं की है, तेजी में इसलिए रखा है कि आपको अंततः रिवीजन ही तो करना है, क्योंकि आप अनुच्छेद कहीं ना कहीं पढ़ ही रखे होंगे। और किसी भी वीडियो को आप वॉल्यूम 2 करके या स्पीड 2 करके जो देखेंगे, उससे बेहतर है कि आप ऐसे ही देखिए, इसी स्पीड में देखिए। तो आज के लिए बस बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप इसे कहीं शेयर कर सकते हैं तो करिए, पहुंचाइए उन लोगों तक जिनको जरूरत है सच में इन सब चीज़ों की।
और पढ़े भारत चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।